हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं क्लास 10th सोशल साइंस का ये सैंपल पेपर। सैंपल पेपर रिलीज करने के पीछे दो इंपॉर्टेंट मकसद है। मकसद नंबर एक, ताकि स्टूडेंट्स को यह आइडिया दिया जा सके कि जो वो एग्जामिनेशन देंगे वो किस तरीके का होगा। जैसा मार्क्स का स्प्लिट अप सैंपल पेपर में है, जितने क्वेश्चंस सैंपल पेपर में है उतने ही क्वेश्चंस जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी होंगे और उतने ही क्वेश्चंस के हिसाब से वैसा ही स्प्लिट अप जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी होगा। तो आप ये बात समझ करके चलिए कि सैंपल पेपर आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरीके का, किस फॉर्मेट का एग्जामिनेशन आप देंगे, बोर्ड एग्जाम जो 10th के बच्चे अभी देंगे कुछ समय में, और साथ ही साथ ये सैंपल पेपर आपकी नॉलेज को टेस्ट करेगा कि बेटा अभी तक जितनी आपकी तैयारी है वो किस हिसाब से है, किस लेवल पे है और किस तरीके से, क्या आप पूरी तरीके से तैयार हो या नहीं। ये सैंपल पेपर सॉल्व करने, देखो सैंपल पेपर ना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि देख लिया कि हाँ अरे मेरे को सारे क्वेश्चन ये भी बन रहा है, मेरे से ये भी बन रहा है, हाँ मेरे को तो सारे आ रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं सैंपल पेपर का एक मकसद ये भी होता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सैंपल पेपर प्रिंट आउट करवा लो या फोन में ही खोल लो, ठीक है, और आंसर लिखो। 3-4 पन्ने लो, एक नोटबुक लो और लिखो, और यहां पे क्लॉक रखो अपने साथ में, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि पूरा 14 जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको आगे बताऊंगा, जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें करने में कितना समय आपको लग रहा है और कहां आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। आपके हिसाब से बेस्ट अप्रोच क्या है कि आपको 5 मार्क क्वेश्चन से, सबसे बड़े क्वेश्चन से स्टार्ट करना है या 1 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो हर स्टूडेंट का पैटर्न अलग अलग होता है। ये स्टूडेंट कब जान पाएगा? जब वो प्रैक्टिकली उस चीज को करेगा। समझ रहे हैं? तो मेरी दरख्वास्त आपसे कि इस वीडियो में मैं आपको सैंपल पेपर बताऊंगा, सैंपल पेपर किस तरीके का ये भी आपको समझाया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज ये होगी कि हम आपको सैंपल पेपर आपका सॉल्व भी करवा देंगे। चलो ठीक है, हालांकि अभी तक सारे चैप्टर्स मैंने नहीं पढ़ाए हैं, पर जल्द एड्यूहैप पे सिविक्स की भी वीडियोस आई है जो काफी हद तक बन चुकी है, ठीक है, कुछ फाइनल स्टेजेस में है वो। पर कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम आपका पूरा सैंपल पेपर जो है सॉल्व करा देंगे प्लस डिस्कस करा देंगे, ठीक है। एक चीज जो मैं इस वीडियो को शुरू करने से ही पहले बोलूंगा, अब तक आपने जो किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने इस बात के हैं और मायने इस चीज की हैं कि अब आप क्या कर रहे हो। सुनने में भाषण जैसा लग रहा है, पर यही सच है कि अगर सुन सकते हो ना, तो ये जो टाइम जो है ना, ये बहुत क्रूशियल है। इसको आराम से यूटिलाइज करो, ज्यादा प्रेशर में आगे नहीं, अब तक तो कुछ नहीं किया, अब ये भी करना है वो भी करना है, कुछ नहीं होगा। आराम से एक एक करके चीजों को समझना, याद रखना। कॉन्सेप्ट में ताकत होती है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर लिखने में कभी भी घबराहट नहीं होगी। झूठ कहते हैं वो लोग जो कहते हैं एसएसटी में याद करना पड़ता है, नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ डेट्स, कुछ नाम, कुछ लाइनें याद करनी पड़ सकती है, पर क्या पूरा आंसर हमेशा रट्टा मारना पड़ता है? मैं ऐसा नहीं मानता। तो एनीवेज आपको डिस्कस कराते हैं। देखो, 5 सेक्शन है आपके पेपर में, सीधी सी बात है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, 5 सेक्शन है। टोटल क्वेश्चन कितने आपके पेपर में? तो देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 इज मैप बेस्ड, 2 पार्ट्स, 13.1, 13.2, तो मेरे ख्याल से 13 क्वेश्चन है आपके, ठीक है, जिसमें सेक्शन ई में लास्ट क्वेश्चन है आपका 13th क्वेश्चन, ठीक है। अगर यहां पे मुझे एक कलम मिल जाए, बिल्कुल, यस, कमिंग बैक है। तो 13 क्वेश्चन के 2 पार्ट है, 13.1, 13.2। यहां पे जो है बेसिकली आपके टोटल 13 क्वेश्चन है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहां पे जो है बेसिकली 2 मार्क के, 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा। हाँ, इंटरनली किसी क्वेश्चन में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैप का जो क्वेश्चन है तो उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी लोकेट करो, वो भी लोकेट करो, तो 1 मार्क का होगा। पर स्पेसिफिकली 1 मार्क क्वेश्चन नहीं है, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क्स क्वेश्चन है यहां पे, ठीक है। और उसके बाद मैप के क्वेश्चन है, ठीक है। हिस्ट्री का 1 मार्क का हिस्ट्री से मैप आएगा, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया से आपका मैप वर्क आएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया से वो आपसे क्या पूछेंगे? यही पूछते हैं कि कांग्रेस सेशन कहां पे हुआ था, लाहौर में कुछ हुए थे, कुछ यहां पे हुए थे, या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ। देखो, याद रखना, इंडियंस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपकी चैप्टर में 2-3 बार किया गया है।
2 बार तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कांग्रेस करती है, और एक बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो लंदन में होता है, वो गांधी इरविन पैक्ट, जहां पे गांधी जी और वाइसरॉय इरविन के बीच एक समझौता होता है कि गांधी जी कहते हैं मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वापस ले लूंगा, पर मेरी शर्त है कि तुम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, राजनीतिक मुजरिमों को छोड़ दो। क्यों ऐसा गांधी जी कहते हैं? क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वायलेंट होने लगता है। जैसे उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को ब्रिटिशर्स अरेस्ट करना शुरू करते हैं, महात्मा गांधी को अरेस्ट करते हैं, तो शोलापुर के शोले भड़कते हैं। द वर्कर्स ऑफ द शोलापुर रिवोल्टेड, दे अटैक पुलिस स्टेशन, बस स्टेशन, हर वो गवर्नमेंट बिल्डिंग जो ब्रिटिश ताकत का सिंबल है, जो भी कोई भी गवर्नमेंट बिल्डिंग जो ब्रिटिश पावर को डेमोन्स्ट्रेट कर रही है, उन सब पर हमला करते हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? डर जाते हैं। डरते तो हैं थोड़ा, पर वो ब्रूटली रिस्पॉन्ड करते हैं। पीसफुल सत्याग्रहीस वे अटैक्ड, इवन विमेन एंड चिल्ड्रन वेर बीटन, 100,000 पीपल वेर अरेस्टेड। बहुत हिंसा होती है, पुलिस की तरफ से भी, सत्याग्रहियों की तरफ से भी। तो गांधी जी कहते हैं कई बेकसूर जो अपनी हक की बात कर रहे थे उनको जेल में डाला, उनको छोड़ दो। तो यहां पे वाइसरॉय इरविन कहते हैं ठीक है, पर मेरी एक और शर्त है कि आपको मेरे सुपीरियर्स के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना पड़ेगा लंदन में। यहीं पे बच्चे चकमा खाते हैं। ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ये कांग्रेस का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ठीक है। ये ऑल पार्टी मीटिंग या इंडियंस ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज नहीं किया है। ये तो किसी अंग्रेज ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है और एक इंडियन को इनवाइट किया है, तो ये अलग है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जिक्र आपकी चैप्टर में किया गया है, ठीक है। सबसे पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपकी चैप्टर में जो हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू जी की लीडरशिप में हुआ। तो वहां पे उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्या निष्कर्ष निकला कि भाई हमारा एजेंडा तो पूर्ण स्वराज है, कि हमें ब्रिटिशर्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कि ब्रिटिश आके बोलेगी तुम ये प्रोटेस्ट बंद कर दो, इतनी % रिजर्वेशन ले लो पार्लियामेंट में, ये हम तुमको कुछ राहत दे देंगे, कुछ छूट दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, प्रोटेस्ट बंद कर दो। नहीं, इन्होंने कहा कि हमें फ्रीडम चाहिए, पूर्ण स्वराज ही हमारा एजेंडा है। ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था। दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो पूना पैक्ट जो हुआ, जहां पे डॉक्टर BR अंबेडकर और महात्मा गांधी क्लैश हो गए थे। फिर महात्मा गांधी भूख हड़ताल पे बैठे क्योंकि दलित सेपरेट इलेक्टोरेट्स मांग रहे थे। तो ये जो है बेसिकली मैंने वीडियो में टच किया था, पर आप कंफ्यूज ना हो। अगर नेशनलिज्म इन इंडिया से आपको मैप वर्क आ रहा है, तो या तो वो कांग्रेस सेशन के बारे में पूछेंगे कहां हुआ, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, या वो सत्याग्रह के बारे में बोलते हैं। गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए हैं। शुरुआत कहां से की? वेयर डिड ही फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड विद द आइडिया ऑफ सत्याग्रह? चंपारण, बिहार, बुद्ध की भूमि से शुरुआत की है। तो चंपारण बिहार पूछा जा सकता है, खेड़ा गुजरात, अगेन अहमदाबाद गुजरात, इन तीनों में से कोई आपसे पूछा जा सकता है। ऑलराइट, चलो आपका पेपर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाया ही था। एनीवेज, हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड इन सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया? जब क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो बेसिकली वो आपसे 2 पॉइंट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 4-5 पॉइंट आंसर में हो सकते हैं। कोई भी अपने पसंदीदा 2 पॉइंट्स लिख दीजिए। अगर आप सुपर श्योर होना चाहते हैं तो 3 पॉइंट्स डाल दीजिए कि जितने की जरूरत है उससे एक ज्यादा लिख दीजिए कि आपके बिल्कुल भी मार्क्स कटने की गुंजाइश ना हो। अब लोग कहेंगे सर टाइम इतना नहीं होता, छोटे छोटे तो पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स तो लिख ही रहे हो, 4-5 वर्ड और लिख दोगे, तीसरा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो बात अलग है। एनीवेज, पहला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अनफोल्डेड इन सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया? यहां पे सिटीज एंड टाउन्स लिखा है, एक ही बात है, ठीक है। सिटीज एंड टाउन्स एक ही है, विलेजेस एंड कंट्री साइड एक ही है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सिटीज एंड टाउन्स में कैसे हुआ? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज एंड टाउन्स स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन से स्टार्ट हुआ। मैं आपको सारे पॉइंट्स रिवाइज करा देता हूं। वो STD से STL, स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, टीचर्स एंड हेडमास्टर्स रिजाइंड, लॉयर्स गेव अवे द लीगल प्रैक्टिसेस। ये 3 पॉइंट तो यही हो गए, है ना। तो ये आपका पॉइंट स्टार्टेड फ्रॉम द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड, है ना। ये सारी चीजें जो हम देख रहे थे, ये सब कहां का होगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज एंड टाउन्स, की शहरों में और टाउन्स में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसी तरीके से अनफोल्ड हुआ, ठीक है। उसके बाद वाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड?
सीधी सी बात है, ट्रेड और टूरिज्म में क्या कनेक्शन है? दोनों टी से स्टार्ट होते हैं। देखो याद रखना, ट्रेड यानी कि वो व्यापार की बात कर रहे हैं। व्यापार में मुनाफा सबसे बड़ी चीज है। हाँ, अगर आप व्यापार सही कर रहे हो, गलत तरीकों, ऐसा नहीं है कि कोई स्मगलिंग का व्यापार करोगे, मत करना। पर ट्रेड का अल्टीमेट एजेंडा कहीं ना कहीं है कि कोई भी ट्रेडर या कोई भी बिजनेसमैन अगर ट्रेडिंग में है, बिजनेस में है, तो उसको पैसा कमाना है। सो बेसिकली बिजनेस का आइडिया ही प्रॉफिट है। कोई गवर्नमेंट सर्विस में है, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, तो वहां पे आइडिया हो सकता है कि द आइडिया इज सर्विस टू द नेशन। वहां पे वो अपनी सेवा दे रहा है। पर बिजनेस में थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बिजनेस भी सर्विस ओरिएंटेड हो सकते हैं, पर बिजनेस में कोर आइडिया जो है प्रॉफिट के बारे में होता है। तो वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? डिफरेंशिएट, माफ करना, व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड? कि टूरिज्म को ट्रेड की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि टूरिज्म से भी तो कमाई होती है, टूरिज्म से भी प्रॉफिट होता है। अरे यार, समझ रहे हो ना? ट्रेडिंग में या बिजनेस में कोई फर्क नहीं है। ट्रेडिंग या बिजनेस में प्रॉफिट बहुत बड़ी चीज है। और टूरिज्म जो है वो एक बिजनेस क्यों बन गया है? बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, व्हाई टूरिज्म इंडस्ट्री इज बिकमिंग, या व्हाई टूरिज्म इज बिकमिंग अ बिजनेस? क्योंकि प्रॉफिट बहुत है। अब किस तरीके से उसको आप 1000 तरीके से लिख सकते हो, हालांकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो कि व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड। देखो, जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, वो फॉरेन टूरिस्ट यहां पे आते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि होटल में आके चले जाएंगे। वो यहां आएंगे, अलग अलग जगह पे रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे बेसिकली। इस वजह से इससे मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। कुछ टाइम पहले इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी, मैं किसी जगह का नाम नहीं लूंगा। तो उस इन्वेस्टमेंट को बनाने में मानो कुछ 1000 करोड़ का खर्चा आया, या एक एक्स अमाउंट का खर्चा आया मानो। अब यहां पे काफी लोग बोलते हैं कि इतना बड़ा अमाउंट यहां पे बनाने की क्या जरूरत है? ये देखो, हमारे गरीबों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा, यहां पे लोग भूखमरी से मर रहे हैं, यहां तो लोगों के पास अनाज बिल्कुल भी नहीं है। अरे पानी की किल्लत है, दुनिया भर की चीजें हैं। हमने हॉस्पिटल्स को इंप्रूव नहीं किया, गवर्नमेंट स्कूल में इतनी सैलरी नहीं है टीचर्स की, ये वो दुनिया भर की चीजें। तो लोग ऐसे में सवाल पूछते हैं। कल को आप कोई इंटरव्यू में बैठे हो या कहीं पर हो, तो आपसे कोई सवाल पूछेगा ना कि ये इंडियन गवर्नमेंट पागल है, ये इतने करोड़ का ये बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी? अरे इससे अच्छा इतने करोड़ गरीबों में बांट देते, उनका कुछ भला हो जाता। या फिर ये कर देते ना, अपना हॉस्पिटल खोल देते, या फिर कोई स्कूल खोल देते, या लोगों की पगार बढ़ा देते, या जिनके पतियों को या फैमिली मेंबर्स को दुर्घटना में कुछ हो गया उनको मुआवजा दे देते। तो आप उस शख्स से ये बात कहना कि जब मैं एक इमारत बना रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल, जो ठीक है, मानो अगर गवर्नमेंट खर्चा करके, और इसके ऊपर कुछ बेवकूफ लोग स्टडीज भी देते हैं। स्टडीज किस तरीके से देते हैं कि देखो ताजमहल जो 1 ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वहां पे देखो, यहां पे लोग आते हैं और ताजमहल की कमाई 1 साल की इतनी होती है और इसको तो इतने सारे साल लगेंगे रिकवर करने में। तो ये बेवकूफ वाला लॉजिक है, आप चीज को ध्यान से समझना। मानो कि यहां पर मैंने एक स्मारक बनाया, मानो एक पीढ़ी बनाया है, समझो। यहां पे मैंने एक अमाउंट खर्च करके यहां पे एक टूरिज्म सेंटर बनाया है। तो क्या लोग सिर्फ इसे देखने आएंगे? गलत। जो लोग ताजमहल देखने आते हैं, क्या वो ताजमहल देख करके चले जाते हैं कि ये लो 100-150 का टिकट लो, खरीदो, घर जाओ? नहीं। याद रखना, जब भी टूरिस्ट, जब भी विदेशी नागरिक किसी स्मारक को, किसी मॉन्यूमेंट को, किसी टूरिस्ट साइट को देखने आते हैं, तो यहां पे क्या रोजगार नहीं बढ़ता? यहां पे बिजनेस नहीं होता? वो आते हैं, वो ऐसा थोड़ी देख करके चले जाएंगे, वो आएंगे। उसके आसपास गवर्नमेंट क्या प्लान करती है? एक टूरिज्म हब बनाने का, कि जनाब जूते से लेकर के वो आपके वो जो स्वेट शर्ट्स होते हैं ना, सब आपको वहां पर मिलेगा। तो लोग वहां पे आएंगे, वहां पे इन्वेस्ट करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे। तो एक तरीके से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है नए नए बिजनेसेस को सेटअप करने की। और साथ ही साथ ओवरऑल, क्योंकि ये सब लोग अगर कमा रहे हैं, लीगली कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब लोग भी टैक्स तो पे करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन ये सब रेवेन्यू कोई नहीं देखता। वो देखते हैं कि नहीं, मेरे को खाली इतना बताओ कि उसने कितने की टिकट खरीदे। बक, तुम्हारा टिकट कौन पूछता है? आप हमेशा याद रखना, एक अच्छा बिजनेसमैन वो हमेशा बिजनेस मॉडल की बात करता है। वो ये नहीं देखता पैसा कहां से आएगा। पैसा तो एक हो सकता है कि अगर कोई किसी चीज को देखने जा रहा है तो उसके लिए कुछ फीस होगी, उसी के लिए आप पैसा देख रहे हो। पर आप ये भी देखो कि पूरा मॉडल किस तरीके से है। वो कहते हैं ना, एक फिल्म में भी डायलॉग है, द क्लोजर यू लुक द लेस यू सी। आप जितनी बारीकी से देखने की कोशिश करते हो ना, उतना कम देख पाते हो। तो थोड़ा 2 कदम पीछे हटके कभी देखना कि किस हिसाब से, अगर कोई टूरिज्म है, अगर कोई टूरिस्ट साइट बनाई जा रही है, कोई
स्मारक बनाया जा रहा है, तो वहां पे देखना ये होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, स्टोरी से रिलेट करके कॉन्सेप्ट समझना होता है, क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट पता है वो अपना आंसर साल के किसी दिन लिख सकता है। सो whenever somebody talks to you about that, why is government wasting so much of money in making a stupid monument, so tell that person that it is not just about the monument, but it is because of it is the fact that a tourism hub will be built over there. It will give employment to a lot of people. At the same time, those people, if they are doing business out there, those people will pay the GST, they will pay the taxes. So the government is making revenue from the monument as well as the things around the monument. So if overall you see, and on top of that, people will know your nation because of this, it is possible that more number of foreign tourists come. जहां 100 foreign tourists आते थे, वहां 200 टूरिस्ट आएंगे मानो, या 101 टूरिस्ट आएगा, समझो, मानो सिर्फ एक टूरिस्ट ज्यादा आया, तो वो टूरिस्ट टिकट बुक करेगा, आपके देश में आएगा। अब जब टिकट बुक करते हो तो एयरलाइंस का भी फायदा होता है ना, एयरपोर्ट का भी फायदा होता है, बहुत चीजें होती है इस चीज में। तो ये बेसिक लॉजिक लगा करके देखना कि ये देखो ताजमहल इतना कमाता है, अरे वो तो बेसिक स्टेटिस्टिक है। ताजमहल के आसपास जो लोग रहते हैं उनसे पूछो ना कि कल को ये ताजमहल बंद हो गया तो तुम्हारी दुकान से कोई सामान खरीदने आएगा या नहीं। अरे आप समझ रहे हो, मानो कल को ताजमहल गायब हो गया, ठीक है, ताजमहल गायब हो गया, तो आसपास जिन लोगों ने रोजगार पकड़ा है उनसे पूछो ना तुम्हारी दुकान में कोई आएगा। तो आप समझ रहे हो इस बात को, तो इस चीज से रिलेट करके समझो। Why is tourism considered as a trade? Because it is profitable. How is tourism considered? चलो एक नजर डालते हैं आपके सैंपल पेपर के ऊपर, मार्किंग स्कीम के ऊपर, क्योंकि आपकी मार्किंग स्कीम ने किस तरीके से इसको दिया है, ठीक है। यस, जो मैंने आपको बताया वही लिखा है। देखो आपकी मार्किंग स्कीम में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, पर आप कोई भी 2 पॉइंट्स लिखना है, 2 मार्क का क्वेश्चन है। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री कंट्रीब्यूटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज? बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट रेवेन्यूज, कि फॉरेन टूरिस्ट आएगा तो इन्वेस्ट करेगा कुछ पैसा देश में, खरीदेगा, खाएगा, पिएगा। मेनी पीपल आर डायरेक्टली एंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। ये सबसे ज्यादा कॉमन पॉइंट है टूरिज्म के। अगर कोई आपसे पूछेगा ना हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्यों बिजनेस की ट्रेड इंडस्ट्री बन गया, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री या टूरिज्म इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज अ ट्रेड, व्हाई इज दिस इंडस्ट्री कंसिडर्ड एज अ ट्रेड, व्हाई इज दैट इंडस्ट्री कंसिडर्ड एज अ ट्रेड, तो आप हमेशा लिखना कि उसमें लोग जुड़े हुए हैं ना। अब इसको इससे समझो कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये पूजा पाठ जो है बकवास है, हो सकता है, लेकिन अब पूजा पाठ नहीं होगा, मंदिर नहीं होगा, तो ये भी तो देखो ना, वहां फूल बेचने वाला है, वहां पे अगरबत्ती बेचने वाला है, प्रसाद बेचने वाला है, उसका भी तो रोजगार चल रहा है। सो दीज पीपल विल गेट अनएम्प्लॉयड। तो उसी तरीके से व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड? बिकॉज दे आर पीपल एंगेज्ड इन द टूरिज्म इंडस्ट्री। अगर टूरिज्म बंद हो गया तो ये लोग जो टूर गाइड है, बताया ना ताजमहल गायब हो गया, तो लोग बेरोजगार होते हैं। So why is tourism considered as a trade? Tourism is considered as a trade because there are people engaged with the industry. अब आपको कॉन्सेप्ट पता है तो मैं ये भी लिख सकता हूं, tourism is considered as a trade because people are engaged with it, and if tourism is not there then those people will get unemployed. ठीक है, कॉन्सेप्ट इज पावर, हमेशा याद रखना, ठीक है। टूरिज्म प्रोवाइड सपोर्ट टू लोकल हैंडीक्राफ्ट, लोग आएंगे खरीदने। टूरिस्ट विजिट्स इंडिया फॉर मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म। ये एक लॉजिकल बात है। इंडिया इज बिकमिंग द हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म। बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया जाता है क्योंकि इंडिया में सस्ते में काफी बीमारियों का इलाज होता है। इनफैक्ट हार्ट के पेशेंट तो दुनिया भर से भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी और बहुत गर्व की बात है। कोई भी रेलेवेंट पॉइंट्स लिख देना। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो सिंपल सा पॉइंट लिखता, व्हाई इज टूरिज्म कंसिडर्ड एज अ ट्रेड? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर एसोसिएटेड, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल are earning, a lot of people are employed in the tourism industry, and if tourism is not there those people will get unemployed. So tourism in एक ट्रेड की तरह है क्योंकि बहुत सारे लोग engaged है। दूसरा रीजन क्या लिख सकते हो आप? इट प्रमोट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, की प्रमोट्स लोकल गुड्स, या सबसे बेस्ट है फॉरेन एक्सचेंज, कि द पीपल, अगर किसको फॉरेन एक्सचेंज नहीं लिखता तो सिंपल भाषा में लिख सकता है कि एक तो प्रमोट्स लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, या द पीपल हु कम एज टूरिस्ट दे नॉट जस्ट विजिट द मॉन्यूमेंट्स, दे इन्वेस्ट इन योर कंट्री, है ना। वो घूमेंगे, खाएंगे, फिरेंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा। प्लस बहुत सारे इसमें मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म के लिए आते हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कुरुक्षेत्र देखने बहुत लोग आते हैं, वो सब क्या हो गया? एडवेंचर टूरिज्म में हो गया, ठीक है।
डिफरेंशिएट बिटवीन वन पार्टी सिस्टम। अब देखो ये जो मार्किंग स्कीम है, यहां पे क्वेश्चन भी दिया है, आंसर भी दिया है, ठीक है। तो हमारा एजेंडा ये भी है कि हम ये भी देखते हैं कि मार्किंग स्कीम, क्योंकि सैंपल पेपर तो बहुत लोगों ने आपको दिखाया होगा, पर मार्किंग स्कीम देखना जरूरी है कि सीबीएसई किन किन पॉइंट्स को मान्यता देती है। प्लस हालांकि सीबीएसई हर क्वेश्चन में ये भी लिखती है, देखना, एनी 2 पॉइंट्स, एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट। सीबीएसई का हमेशा से ये मानना है कि मार्किंग स्कीम में गाइडलाइन की तरह, हम टीचर्स को जो मार्किंग स्कीम मिलती है ना, वो एक गाइडलाइन की तरह होती है, इसके हिसाब से मार्क करना, पर इसी के हिसाब से करना ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सही आंसर जो है हो सकते हैं। ऑलराइट, वन पार्टी सिस्टम एंड टू पार्टी सिस्टम, जो पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीडियो आएगी यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें और बारीकी से क्लियर है। अभी आप बस इतना समझिए, जब आप अपने 10 सिविक्स में पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, तब भी आपको थोड़ा सा बताया गया था वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है। नाम से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ऑलराइट, कि वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, जहां पे एक ही पार्टी है। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, वन पार्टी सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी होगी, एक ही पार्टी रूल करेगी हमेशा, द सेम पार्टी रूल्स एवरी टाइम। इसको कहते हैं वन पार्टी सिस्टम। क्यों आपको ऐसा बताया जा रहा है, आपको बताता हूं, देखो। हाँ, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन दी गवर्नमेंट, या ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड कंटेस्ट दी इलेक्शन। एक ही पार्टी जो है इलेक्शंस कंटेस्ट करेगी, ओनली वन पार्टी, ओनली वन पार्टी कंटेस्ट इलेक्शन, ठीक है। देखो ये भी हो सकता है, जैसे चाइना के केस में एक ही पार्टी है, पर आपकी बुक में भी लिखा गया है कि एनसीईआरटी कभी बारीकी से पढ़ोगे कि चाइना में और 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं, पर वो उसी की सबऑर्डिनेट है, या तो उनकी अलायंस होगी या वो उन्हीं के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती है। तो चाइना में एक्चुअली देखे जाए तो 9 पार्टीज हो गई, एक मेन पार्टी, 8 छोटी छोटी पार्टी। बट वन पार्टी सिस्टम की क्या है, एक तो सिंपल से लिख देना, वन पार्टी सिस्टम वेयर देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। पर लॉजिक क्या है, वेयर देयर इज ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी दैट इज अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शन। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही चुनाव लड़ेगी। अरे 8 क्या, तुम 800 पार्टी खोल लो, चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को है। अगर बाकी पार्टी के कैंडिडेट्स भी चुनाव लड़ेंगे तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के छत्र के नीचे, उनके झंडे के नीचे चुनाव लड़ेंगे। तो ये बात हमेशा याद रखना। व्हेन somebody asks you what do you mean by one party system या two party system, one party system where there is only one political party and where only one political party is allowed to contest election। भाई चाइना में आप जाकर क्या ही करोगे, आप अलग अलग कैंडिडेट्स होंगे पर सब एक ही पार्टी के हैं, किसी को भी वोट दो, सरकार तो हमेशा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाएगी, माफ कीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही बनाएगी। ऑलराइट, वैसा सेम टू पार्टी सिस्टम, हाँ इसका एग्जाम्पल लिख देना चाइना, और कम्युनिस्ट पार्टी या फिर सीपीसी हम कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सिर्फ वही हर बार सरकार बनाती है। टू पार्टी सिस्टम में वेयर ओनली 2 मेन पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस एंड only these 2 parties are allowed to contest elections. In a 2 party system there are 2 parties, in a 2 party system there are 2 political parties and only these 2 political parties are allowed to contest election. One party system में there is only one political party and only one political party is allowed to contest election, या only this political party is allowed to contest election. वन पार्टी सिस्टम में एक ही पार्टी होगी, उसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। टू पार्टी सिस्टम में 2 पार्टियां होंगी और सिर्फ इन्हीं 2 पार्टियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऑलराइट, सेम है, जैसे यहां पे एग्जांपल जो है चाइना आएगा, यहां पे आपके यूनाइटेड स्टेट्स और यूके आएगा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी 2 ही पार्टीज है, कुछ रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स, यूके का कुछ वो लेबर कंजर्वेटिव पार्टी उनकी है। यही 2 पार्टी जो है यही चुनाव लड़ सकती हैं और कोई पार्टी नहीं लड़ सकती। यानी कि बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो कि द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड, कि चाइना में ये वन पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ये जो वन पार्टी है ना, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है जैसे, हमेशा यही गवर्नमेंट बनाती है ना। सेम 2 पार्टी में जो 2 पार्टियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए में 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, तो इन्हीं 2 पार्टियों में से कोई एक गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है, तीसरे का स्कोप नहीं है। ऑलराइट, एनीवेज, स्टेट द रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमन है, ठीक है।
अगर बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो भी लिख सकते हो, मार्किंग स्कीम आपको दिखाई जाती है कि आपको पता हो कि टीचर्स के हाथ में क्या होता है। पर आप याद रखना कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी आप काफी बेसिक चीजें इसके बारे में लिख सकते हो। देखो मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है, सबसे पहले तो इट इज अ बैंक ऑफ बैंक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड एज द बैंक ऑफ बैंक्स। आप अपना पैसा बैंक से लेते हो, वो किससे लेता है, रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक मैनेज करता है चीजों को, है ना। रिजर्व बैंक मॉनिटर करता है, बेसिकली व्हाट दे डू, दे मैनेज एंड मॉनिटर। वो मैनेज करते हैं और मॉनिटर करते हैं, क्या करते हैं, सारे फंक्शंस को, फंक्शंस ऑफ एवरी बैंक। जितने भी बैंक है भाई, तुम प्राइवेट बैंक खोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट प्लस सेमी प्राइवेट, कुछ ऐसे बैंक है जो आधे गवर्नमेंट होते हैं आधे प्राइवेट होते हैं। तो गवर्नमेंट बैंक, प्राइवेट बैंक, सेमी प्राइवेट बैंक, सारे बैंक्स का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑन टॉप ऑफ दैट इट मैनेजेस एंड इट मॉनिटर्स द फंक्शंस ऑफ एवरी बैंक, ठीक है। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज गाइडलाइंस, कि अगर कोई भी कहता है ना कि यार नहीं ये नहीं हो सकता हमारी बैंक के हिसाब से, या केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर ओपनिंग द अकाउंट, तो ये सारी चीजें कौन कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब भारत सरकार का भी रोल होता है, पर मोदी जी थोड़ी आके कहेंगे वहां पे केवाईसी मैंडेटरी करो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पावर जाती है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इन चीजों को इन चीजों की गाइडलाइन देता है। ऑलराइट, यहां पे कौन कौन से पॉइंट लिखे हैं, आरबीआई सुपरवाइजर्स, आरबीआई मॉनिटर्स, इट इशूज करेंसी नोट्स, ये मैं भूल गया, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी भी नोट को देखो उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है, ठीक है। वहां पे आरबीआई का होना है और गवर्नर जो है उनके दस्तखत भी हमेशा वहां पर होते हैं, ठीक है, चेंज होते रहते हैं, तो अलग अलग नोट पे आपको अलग अलग मिलेंगे। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, यस, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीन इंपॉर्टेंट काम है। एक तो नोट्स इशू करते हैं, है ना, और नोट्स के सर्कुलेशन पर भी उनका काफी ज्यादा ध्यान रहता है। ऑलराइट, और यहां पे देखो एक बेसिक चीज लिखी थी, आरबीआई सीज्ड एट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू, मतलब बेसिकली आरबीआई का काम ही है बैंक का काम देखना कि बैंक क्या काम कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली यही लिखा है कि बैंक कई बार जो है सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस को लोन देगा, स्टार्टअप्स को लोन नहीं देगा। तो इससे मेरे आपके जैसे लोग जो नई बिजनेस कंपनी अभी अभी डाल रहे हैं उनको कैसे लोन मिलेगा। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ लेना, आरबीआई का कोई भी 2-3 लिख देना, इट इज द बैंक ऑफ बैंक्स। उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है कि वो नोट्स को जो है सर्कुलेट करता है, बेसिकली इट सर्कुलेट्स द नोट, इट इशूज द नोट, इट इशूज द करेंसी, द मोनेटाइजेशन, है ना, जितनी भी लीगल टेंडर है, करेंसी है, वो सब आरबीआई करता है। साथ ही साथ इट मॉनिटर्स, इट सुपरवाइजर्स, है ना, ये सारी चीजें जो है वो करते हैं। ऑलराइट, प्लस सारी गाइडलाइंस जो है वही इशू करते हैं। देखो, रीड द डेटा इन द टेबल गिवन बिलो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पूछा आपसे ये जा रहा है कि 2015 और 2016 में हमने 106 दशमलव या 106 पकड़ो, दशमलव भूल जाओ, इतना जो है हमने इतने टन का स्टील प्रोड्यूस किया। स्टील क्या है, बेसिकली स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन, है ना। स्टील जो है वो आयरन का एक एलॉय है, कि मतलब आयरन में कुछ चीजें मिला करके स्टील बनाई जाती है, ठीक है। तो इतना हमने प्रोड्यूस किया, पर ये 2019 से 20 में इतना गिर क्यों गया कि 106 से बढ़ा, ये देखो 120 तक आया, 126 तक आया, पर ये 2018 के बाद से गिरने क्यों लगा। ये 18-19 में 126 से इतना गिर गया 101, और बाद में 102, मतलब 15 से भी कम गिर गया। तो ये गिरा क्यों इतना, बेसिकली वो आपसे बोलते हैं कि इन दोनों स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर करो और उसके आधार पे हमें जो है जवाब दो। तो पहले देखते हैं कि इनके सवाल क्या है, ठीक है। कंपेयर करने कहा जा रहा है इन दोनों स्टैटिस्टिक्स को, 2015, 16, 19, 20 के, और अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। अब देखो, अगर ये आपको नहीं भी दिख रहा है तो आप हमेशा याद रखना कि प्रोडक्शन में हमेशा प्रॉब्लम होती है। स्टील के प्रोडक्शन में हाई कॉस्ट आप लिख सकते हो, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और हमेशा याद रखना कि यहां पे एक जो है ना कि जैसे कोल यूसेज, है ना, क्योंकि कोल के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। स्टील मैन्युफैक्चर करने के लिए हीट की जरूरत है, वो हीट हम कहां से पैदा करते हैं, कोल से पैदा करते हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है। उस महंगाई की वजह से क्या होता है, उस महंगाई की वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है। कोल का यूसेज जो आप कर रहे हो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इररेगुलर हाई कॉस्ट जो है,
लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, आप सिर्फ कोल भी लिख दोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर हो सकता है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, इन तीनों में से या चारों में से कोई भी पॉइंट लिख दोगे तो भी चलेगा, या कोई और भी रेलेवेंट पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होती है कई बार, कोई भी रेलेवेंट पॉइंट लिख दो। कई बार तो कोई पॉइंट बुक में नहीं दिया है पर लॉजिकली लिखोगे तो उस पर भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि टीचर एनसीईआरटी लेके तो नहीं बैठा है, उसको लॉजिकल लगेगा, उसको लगेगा बुक में होगा। यहाँ पे हर जगह मेंशन करते हैं एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, और कोई भी जो है आप पॉइंट लिख दो, एक हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑलराइट, अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम है क्योंकि और भी हमें डिस्कस करने हैं। Why is production and consumption of steel considered as an index of country's development? Because iron and steel industry is considered as the backbone. जब भी हम आयरन इंडस्ट्री की बात करते हैं, स्टील की बात करते हैं कि देश में कितना लोहा पैदा हो रहा है, आयरन मैन्युफैक्चरिंग कितना है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कितना है, जब भी हम इन बारे में बात करते हैं तो इससे डेवलपमेंट एज एन इंडेक्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि आपका देश कितना ज्यादा डेवलप्ड है, ये आयरन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग से क्यों पता चलता है? बिकॉज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। जनाब आप आईटी कंपनी में काम कर लीजिए, मानो कि आप आईटी कंपनी में, भाई मैं तो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा हूं, मेरे को थोड़ी ना लोहार की तरह लोहा बनाना है या जहाज वहाज बनाने हैं, नहीं ना, लेकिन फिर भी जिस ऑफिस में बैठे हो, उस बिल्डिंग में जो सरिया लगा है वो तो लोहे का लगा है ना, आपकी इक्विपमेंट्स जिस फैक्ट्री में बने हैं वो फैक्ट्री लोहे से बनी है। तो आयरन एंड स्टील इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री। वो रीढ़ की हड्डी गई तो क्या ही रह गया इंसान, तो इसीलिए कहते हैं बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, ठीक है। उसी पॉइंट को यहां पे लिखा गया है, द स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड, या स्टील या इसकी जगह आयरन, द आयरन और स्टील प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। कि फॉर एग्जांपल आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हो, पर फिर भी आप जिस बिल्डिंग में बैठ के काम कर रहे हो उस बिल्डिंग को बनाने में लोहा लगा है, ठीक है। आपकी मशीन, आपके जो कंप्यूटर्स हैं जिसमें आप कोडिंग कर रहे हो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जिन फैक्ट्रियों में बनता है, उनके लोग जहां बैठते हैं, ये सब आयरन में बना है। जिस ट्रांसपोर्टेशन का आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आयरन इज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, ठीक है। आप प्लास्टिक नहीं यूज करोगे काम चलेगा, सिलिकॉन नहीं यूज करोगे, अरे आप अगर लाइट भी नहीं है, ट्यूबलाइट वगैरह जो है सब यूज करना बंद कर दोगे तो भी चल सकता है। पर बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री क्या है? इट इज आयरन, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। ऑलराइट, सो इट इज यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल। It is a very clever point by Central Board of Secondary Education. It is required for export. ये पॉइंट किसको पता होगा जिसने एनसीईआरटी पढ़ी है कभी? भारत, इंडिया is perhaps the greatest exporter of iron. हम जो है आयरन इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं कि जनाब उसकी कोई हद नहीं है। हम बहुत ज्यादा आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी आर आयरन रिच नेशन, है ना, तो हमें एनीमिया कभी नहीं होगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो हाँ, कि मतलब हम बहुत ज्यादा आयरन एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज को भी, जापान को भी, और इसी से हमारी डील होती है, क्योंकि यहाँ आयरन इतना है नहीं और आयरन तो हर काम में चाहिए, तो इंडिया इनको आयरन एक्सपोर्ट करता है और ये बदले में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया को देते हैं। ऑफकोर्स इंडिया का आयरन यूज करके कुछ एक्स्ट्रा अपने पास भी रखते हैं, क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट्स आयरन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि जिस कंट्री का एक्सपोर्ट जितना है उसका डेवलपमेंट उतना ज्यादा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स मशीनरी। देखा जाए, अगर आप बारीकी से देखोगे कभी इस चीज को, तो पहला और तीसरा पॉइंट रिलेटेड है। किस चीज से? बैकबोन वाले पॉइंट से। आप ये भी लिख सकते हो कि द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री या बैकबोन ऑफ अ नेशन। एक तो कहा है कि रॉ मटेरियल दिया है, प्लस यहाँ पे दिया है इट प्रोवाइड्स मशीनरी, क्योंकि सारे मशीन्स जो है आयरन स्टील से बनते हैं, और कोई और रेलेवेंट पॉइंट जो है आप लिख सकते हो। तो इसीलिए आयरन और स्टील के कंजम्पशन से, बिकॉज इट इज द बैकबोन, इसलिए हम कहते हैं कि वो कंट्री का डेवलपमेंट इंडेक्स कितना है। एक क्लेवर पॉइंट जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था वो ये कि इट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि जितना आप एक्सपोर्ट करते हो उस हिसाब से आपका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, आपका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इंक्रीज होता है, ठीक है। और जितना अगर आप बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट कर रहे हो तो ये डेवलपमेंट इंडेक्स को डिग्रेड भी करता है कई बार। ऑलराइट, why do most of the rural households still remain dependent on the informal sources of credit? यानी कि बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि आज भी लोग जो हैं अपने जमींदार से, अपने लैंडलॉर्ड से कर्जा क्यों लेते हैं? ये इनफॉर्मल लोग हैं, ठीक है। कैसे सोर्स हैं ये? इनफॉर्मल, IF फॉर्मल, या F फॉर्मल सोर्स क्या है? आप बैंक से लोन लो,
या किसी कॉरपोरेट से लोन लो, है ना, जहां पे लीगल पेपर वर्क हो। तो इसके कुछ कारण है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप अपने लैंडलॉर्ड से लोन लोगे तो सबसे पहला वो आपसे कोई कोलैटरल नहीं लेगा, माफ करना, वो आपसे कोई लीगल पेपर नहीं लेगा, है ना। अब बैंक से लोन लोगे तो बैंक बहुत चीजें देखेगा ना कि यार तू मेरे से 2 लाख का लोन तो मांग रहा है पर तू तो एक किसान है, कोई कागज लेके या कोलैटरल क्या रखोगे। अब सेठ के पास तो चलो बीवी का गहना रख दिया या कुछ, ऐसा नहीं है कि ये लैंडलॉर्ड जो है बिना कोलैटरल के लोन देता है, इस गलत फहमी मत रहना। कोलैटरल ये भी लेता है बट इनफॉर्मल, कोई गहना रख दो, कोई जेवर रख दो, चल जाएगा। पर बैंक को तो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो बोलेगा या तो घर का कागज लेकर के आओ या खेत का कागज लेकर के आओ। तो यहां पे प्रॉब्लम ये होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है द इनअवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स। कम ऑन यार, एब्सेंस ऑफ बैंक्स। लोग कहते हैं कि हमने सड़कें गांव गांव तक पहुंचा दी है, पानी बिजली पहुंचा दी है, बैंक कब पहुंचाओगे। आज भी ऐसा होता है भारत में कई बार कि 4-5 गांव में एक बैंक है, तो लोग वहां पे अपना काम छोड़ करके टाइम निकाल के जाते हैं। बैंक में जाते हैं तो लाइनें इतनी होती है कि दिन दिन भर का समय लगता है। तो लोग इस माथा पिच्ची में नहीं पड़ना चाहते। द एब्सेंस ऑफ द बैंक फोर्सेस द पीपल, ड्राइव्स देम टुवर्ड्स द लैंडलॉर्ड की जाके उससे कर्जा लो, क्योंकि वो तो तुम्हारे 2 गली छोड़ के तुम्हारे गांव का ही जमींदार है, उससे वो तो कितना पास में है। प्लस वो तुमसे कोई पेपर वर्क नहीं मांगेगा, बोलेगा कुछ गहना वहना रख दो और पैसा ले लो। हालांकि उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इनफॉर्मल लोग ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बैंक जो है कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। बट फिर भी जो है बेसिकली अनअवेलेबिलिटी ऑफ द बैंक्स की, जो एब्सेंस ऑफ बैंक्स जिसका जिक्र यहां पे किया जा रहा है, अनअवेलेबिलिटी, अभी याद करो, अभी पेपर सॉल्व करने की कोशिश करो। अनअवेलेबिलिटी ऑफ बैंक्स होता है। दूसरा आप क्या याद रखोगे, दूसरा हमेशा ये याद रखना कि बैंक्स जो अनअवेलेबिलिटी तो है, प्लस बैंक्स जो है दे नीड पेपर वर्क, वो उनको करने आता नहीं है। क्यों नहीं करने आता, एक तो लीगल पेपर चाहिए होता है और सबसे बड़ा रीजन कि ये लोग अनएजुकेटेड होते हैं। ठीक है, अब देखो ये मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इसे हटा दो। आपको लग रहा होगा सर आपको सब आता है, आपने पेपर वर्क पॉइंट लिखा उससे बोल दिया लीगल पेपर वर्क, अनएजुकेटेड, ये सारे बनाए हुए पॉइंट्स है, सच बता रहा हूं मैं। ये अब तक मैंने ये पढ़ाया नहीं है इकोनॉमिक्स, ठीक है, हिस्ट्री और सिविक्स से ही मैंने शुरुआत की है। और सिविक्स का पॉलिटिकल पार्टीज का वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आएगा, बहुत मतलब बहुत जल्द आएगा। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारे पॉइंट्स जब बनाए गए हैं तो कभी घबराना मत। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बच्चे जो है ना देख करके वो ना शौक में चले जाते हैं। हिंदी में बोलते हैं शोक, कि जैसे कोई मर गया ना तो हम शोक मनाते हैं, या कोई बुरी चीज हो गई तब भी शोक मनाते हैं। तो स्टूडेंट्स भी ना वो शौक या शोक वाले स्टेज में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, या फिर ये जो क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, व्हाई आर पीपल स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस। मेरे को तो एक ही पॉइंट याद आ रहा है कि वो कि जो लैंडलॉर्ड्स है वो इजीली अवेलेबल हैं, और कुछ याद नहीं आ रहा। वो तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी देते हैं, लेकिन ये तो नहीं लिख सकता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ज़्यादातर लोग लैंडलॉर्ड से इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ज़्यादा क्यों लेते हैं, क्यों ब्याज ज्यादा है। ये कैसा बचकाना रीजन है कि पीपल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस बिकॉज दे प्रोवाइड लोन एट हाई इंटरेस्ट। नहीं, तो इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ, पास में और कुछ याद नहीं आ रहा। तो बच्चा क्या करता है ना, एग्जामिनेशन में शौक में चले जाता है। जैसे मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया, वैसे एक पॉइंट हमेशा दूसरे पॉइंट को जन्म देता है। कभी भी डरना नहीं है और सोचना है। जैसे एक बड़ा कमाल का किस्सा है, कहानी के अंदर कहानी होनी चाहिए हमेशा, मैं तो यही कहता हूँ, द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग जो हम कहते हैं। कि एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि जैसे एक बार महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन, ये मैं क्यों बता रहा हूँ कहानियां, बिकॉज कनेक्शन है। सर अब जानबूझ के महाभारत डाल रहे हो सब जगह, नहीं, क्योंकि एक टाइम के लिए उनके साथ भी वही हुआ था, अर्जुन के साथ, जो आपके साथ एग्जामिनेशन में हॉल में होता है। मैं एग्जाम देकर निकल चुका हूं, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है क्या होता है। तो वहां पे यही होता है कि जब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो बच्चा थोड़ा घबरा सा जाता है। तो वहां पे वो भी घबरा गए होते हैं ना अर्जुन की, किसको मारूं, ये तो सब मेरे अपने ही हैं, और अपनों को मार दूंगा, मेरे बड़े भाई है, भाभी माँ समान होती है, क्या मुंह दिखाऊंगा जा करके।
कैसे उनको फेस करूंगा, क्या करूंगा, छोड़ देते हैं ना यार, ये राजवाज क्या है, सन्यास ले लेते हैं, ये क्या है, ये सब क्या करना है राज करके। तो वहां पे श्री कृष्ण यही कहते हैं ना कि शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अकुलाए, पंडितों जैसे बोले वचन और सच्चे ज्ञान से आंख चुराए। जैसे पंडितों जैसे स्टूडेंट्स भी वचन बोलते हैं, ये मेरे को सब आता है यार, ये लिख दूंगा वो लिख दूंगा, पर एग्जामिनेशन में जाने के बाद वो प्रेशर आ जाता है, बोर्ड का एग्जाम है नहीं आ रहा है। एक कॉन्फिडेंस बाहर दिखाना आसान होता है एग्जामिनेशन हॉल के, एग्जामिनेशन देने से पहले, पर एग्जामिनेशन लिखते वक्त जब हाथ में कलम है, घड़ी घूम रही है, पेपर साथ में है, सामने इन्विजिलेटर है रिलेट कर रहे हो, तब मुश्किल होता है थोड़ा। तो वहां पे शोक में नहीं जाना है, शौक नहीं हो जाना है एकदम से, ठीक है। शोक के योग्य नहीं उनमें कोई जिनके शोक में तू अकुलाए, ये आंसर शोक के योग्य नहीं है। अगर डर के लिखोगे तो नहीं होगा, टेंशन मतलब जो होगा देखा जाएगा, शोक में मत जाना, वहां पे शौक में मत चले जाना, आप ऐसे रिलेट करो, ठीक है। लॉजिकली कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करना, हाँ ये इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या हो जाता है यार, क्या हो जाता है, इसलिए मैं नहीं घूमता, पर जाने दो। क्वेश्चन यही पूछा गया, व्हाई डू विलेज पीपल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो ये लिखना कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में डिपेंडेंसी क्यों है रूरल एरियाज में, रूरल या कि विलेजेस में पीपल आर अनएजुकेटेड, ये लेस एजुकेटेड है ना, पीपल कम पढ़े लिखे हैं, सो दे डोंट नो हाउ टू डू द पेपर वर्क। तो ये लेस एजुकेटेड पॉइंट से मेरे को यही याद है, पीपल आर लेस एजुकेटेड, तो मैंने उसके आगे ये भी लिख दिया, सो पीपल कैन नॉट डू द पेपर वर्क बिकॉज दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन डूइंग द पेपर वर्क। द बैंक्स आर नॉट अवेलेबल इजिली, है ना, या इसको मैं लॉजिकली लिख दूंगा कि व्हेन द रूरल पीपल टेक लोन फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स और फ्रॉम द जमींदार्स और फ्रॉम इनफॉर्मल टेक्स्ट बुक, ये क्वेश्चन का ही लैंग्वेज कोट करना, व्हेन द विलेज पीपल और द रूरल पीपल टेक लोन फ्रॉम इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट, सो दे डोंट हैव टू प्रेजेंट सम लीगल डॉक्यूमेंटेशन और समथिंग। वो थोड़ी बोलेगा आधार कार्ड लेके आ रहे हो, तुम्हारी पुश्ते उस गांव में रह रही है, उसकी भी रह रही है, वो तो जानता ही है, बैंक तो नहीं जानता ना, तो वो कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगेगा। तो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में नहीं लगता, नो लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज नीडेड, है ना। एब्सेंस ऑफ बैंक एक रीजन है कि मतलब बैंक हर जगह नहीं है, पर सेठ हर गांव में एक ना एक आपको मिलेगा। एब्सेंस ऑफ बैंक, लीगल डॉक्यूमेंटेशन, एब्सेंस ऑफ बैंक, पीपल आर अनएजुकेटेड सो दे डोंट नो हाउ टू फिल द फॉर्म्स एंड हाउ टू डू द पेपर वर्क, है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, तो इसको आप आराम से समझ करके चलना, ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है मार्क्स स्कोर करना। यहां पे भी वही सारे पॉइंट्स लिखे हैं, रूरल पीपल गेट इजी लोन्स फ्रॉम द रिचर हाउस होल्ड्स, वही सारी चीजें हैं। फेस प्रॉब्लम रिगार्ड टू द डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉब्लम कब आएगी, जब पढ़ा लिखा नहीं है, पेपर लिखने में, पेपर फॉर्म फिल करने में, तो यही सारी चीजें हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलैटरल। एसएचजी क्या है, एक इनिशिएटिव है, ठीक है, एक इनिशिएटिव है जिसका काम है कि कोलैटरल की प्रॉब्लम, कोलैटरल यानी कि क्या, गारंटी रखनी पड़ती है कर्जा लेते वक्त, ठीक है। आप कभी स्टूडेंट लोन भी लोगे ना, तो बैंक कोई गारंटी मांगता है, हालांकि आजकल बहुत ऑप्शंस है, लेकिन आज भी गारंटी थोड़ी बहुत सब जगह लगती है। कुछ गारंटी दो कि कल को तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर पाए तो मेरा घाटा नहीं होना चाहिए, मैं अपनी रिकवरी कैसे करूंगा। सो एसएचजी किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रही है, पीपल कैन गेट टाइमली, है कुछ भी लिखा है, वैरायटी ऑफ पर्पस है, पहला पॉइंट कुछ भी है। एसएचजीज आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ मॉनेटरी हेल्प। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, बेसिकली इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि कुछ ऑटो रिक्शा वाले हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 10-20 लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और ये महीने में मान लो 10,000 12,000 जितना भी कमा रहे हैं, तो उसमें से 2-2 1-1 हजार ये हमेशा सेव करते थे सब लोग। तो अगर 20 लोग 1-1 हजार सेव करेंगे तो एक महीने में 20,000 की सेविंग हो गई। इसको ये लोग अपने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के अकाउंट नाम से अकाउंट खोलते हैं, उसमें 20,000 रुपए एक महीने, तो 4-5 महीने में लाख रुपए हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सेविंग है। तो इनकेस किसी के घर में शादी हो गई, किसी की लड़की के लिए दहेज देना है, या फिर किसी के या फिर किसी को कुछ करना है, ठीक है, यूज करना है शादी का, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो वहां पे ये यहां से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इनको पता है आज इसके घर में प्रॉब्लम आएगी, कल इसके घर में प्रॉब्लम आएगी, इसमें भी इसका तो पैसा है ना, और ये कहाँ कर्जा लेने जाएगा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, दे आर रेगुलर, तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता यहाँ क्या लिखा गया है, ठीक है, कुछ भी लिखना लॉजिकल। कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स
एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेव, देयरफॉर द अमाउंट इज बिग, कि बहुत सारे लोग सेव करते हैं ना, बताया ना कि 20 लोग 1,000 सेव कर रहे हैं, 20,000, तो 4-5 महीने में 1 लाख रुपए अमाउंट हो जाएगा. सो बिकॉज दे आर रेगुलरली, पहला पॉइंट क्या ही लिखा है, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस, तो कुछ भी लिखा है, लोग टाइमली लोन तो बैंक से भी ले सकते हैं, बट ठीक है, दिस इज द आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर. ठीक है, कहां गया यार, हाँ, पीपल कैन गेट टाइमली लोन्स, आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स, ये एक वैलिड पॉइंट है. मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स विदाउट कोलैटरल, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आप चाहे लाला सेठ से लोन लो, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, लैंडलॉर्ड से या बैंक से. बैंक में क्या है, कोलैटरल दोनों जगह लगेगा. यहां पे पेपर वर्क नहीं चाहिए, वहां पे पेपर वर्क चाहिए, वहां पे वो जमीन का कागज वगैरह, यहां पे कोई जेवर वेवर लग दो. हालांकि आजकल गोल्ड लोन भी मिलता है, पर पहले नहीं था. गोल्ड लोन बहुत मतलब रिलेटिवली काफी नया कॉन्सेप्ट है. ठीक है, किसी के पास जेवर नहीं है तो क्या करेगा, तो भी लाला सेठ के पास वो कुछ ना कुछ रख करके, अनाज वनाज रख करके ले सकता है. बैंक में नहीं होता है ये सब, और बैंक में पेपर वर्क लगता है. देखिए, तो दोनों जगह कोलैटरल लगता है लीगल, लेकिन यहां पे जो है, यहां पे एसएचजीस में नो कोलैटरल, विदाउट कोलैटरल आपका काम होता है. दे आर रेगुलर इन देयर सेविंग्स, है ना. ड्यू टू टाइमली रीपेमेंट बैंक ऑल्सो लेंड लोन, और बैंक इनको आराम से लोन दे देता है, क्योंकि ये लोग जो है बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग जो है सेविंग्स करते हैं, तो फिर इनका आराम से जो है, अब ऐसा तो नहीं है कि एक ही साथ सबके घर में पैसे की जरूरत हो गई, तो आराम से हो जाता है. सेल्फ हेल्प ग्रुप का कॉन्सेप्ट, अब एक और ट्रिक बताता हूं आपको. मानो क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि हाउ डू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हेल्प बोरोवर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम. अगर क्वेश्चन आपको बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, लैक ऑफ कोलैटरल में, या फिर बेसिकली लोन लेने में किस तरीके से हेल्प करते हैं, और आपको नहीं पॉइंट्स याद आ रहे, तो क्वेश्चन को, शोक के योग्य नहीं उनमें कोई, शोक के योग्य नहीं ये जिसके शोक में तू अकुलाए, पंडित जैसे बोले वचन सच्चे ज्ञान से आंख चुराए. समझना बात को. तो यहां पे शौक में नहीं जाना है, यहां पे क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो. और अगर आपको ये नहीं पता कि सेल्फ हेल्प ग्रुप लोन लेने में कैसे मदद करता है, पर ये तो पता है ना, शुभम सर ने बताया था रिक्शा वाले के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है. सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही एक्सप्लेन कर दो. देखो, बेसिक पॉइंट्स हर जगह लिखे जाते हैं, है ना, बेसिक पॉइंट्स हर जगह लिखे जाते हैं. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, ज्यादा चांसेस है कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वर्ड. इसका मतलब नहीं है कि कोलैटरल का मतलब लिख दोगे, नहीं, मतलब मान लो अगर जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा गया है, उसका उस कॉन्सेप्ट से जुड़े उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, पर उस कॉन्सेप्ट के बारे में पता है, वो लिख दो. या अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ नहीं पता सेल्फ हेल्प ग्रुप का, कोलैटरल क्या है ये तो पता है, वो लिख देना. आप देखो, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, छोड़ के कोई भी क्वेश्चन मत आना. ठीक है, मैं तो आपसे यही हाथ जोड़ करके दरख्वास्त करूंगा. सर हाथ जुड़े हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, अबे हाँ. ट्राइबल पीजेंट्स इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज. देखो, क्वेश्चन 10 तरीके से पूछा जाता है. बेसिकली आपसे राजू के बारे में पूछा जा रहा है, ट्राइबल्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया. सीधी सी बात है, आप तो शहर या गांव में पैदा हुए होंगे, ट्राइबल्स जंगल में पैदा हुए थे, तो ट्राइबल्स ने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया, बेसिकली दे सॉ इट एज एन अटैक ऑन द बर्थ राइट. क्यों, लॉजिक समझो. अंग्रेजों ने, द ब्रिटिशर्स हैड डिनाइड ट्राइबल्स एंट्री इनटू लार्ज पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट इन द नेम ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट. Tribals saw this as an attack on their birthright. They could not believe. How can somebody stop them from entering their birthland? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, इसके अंदर तुम नहीं घुस सकते, तो ट्राइबल्स को विश्वास नहीं हुआ. ये कैसी बात हो गई, मैं क्यों नहीं घुस सकता इसके अंदर, अरे मैं बाहर नहीं, मैं इसी जंगल में पैदा हूं, ये मेरी जन्मभूमि है, मैं इसके अंदर कैसे नहीं जा सकता. सो ट्राइबल्स कुड नॉट बिलीव. ट्राइबल्स saw this as an attack on their birthright. How did tribals interpreted the non-cooperation movement? The tribals saw the reserved forest, पहले वो लिख देना कि, है ना, कि the Britishers या the British government had denied tribals entry into large parts of forest in the name of reserved forest. The tribals saw this as an attack on their birthright. They could not believe how can somebody stop them from entering their birthplace. और उसके बाद आगे की चीजें और राजू वाजू के बारे में थोड़ा लिख देना, है ना. They were against colonial policies. हाँ, militant guerrilla movement हो गया था. It started from the Gudem hills of Andhra Pradesh. ये भी valid point है. Their livelihood was affected and ये जो मैंने आपको बताया वही है. शुभम सर ने जिस तरीके से बताया वो भी सही तरीका है आंसर लिखने का, और यहां पे इन्होंने जिन पॉइंट्स को मान्यता दी है, ठीक है, एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, वो भी सही है. तो इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्राइबल्स ने
नॉन को वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पर ठीक है, पूरा पेपर भी डिस्कस करा रहे हैं। ट्राइबल्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया और आपको शायद कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल गई होंगी इसमें पेपर लिखने की। पर एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भाई उन्होंने इसको देखा एज एन अटैक ऑन द ट्रेडिशनल राइट, यानी कि यही बर्थ राइट पे अटैक देखा। दे कुड नॉट बिलीव हाउ कैन समबडी स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द बर्थ प्लेस। ठीक है, अलूरी सीताराम राजू के बारे में बाद में लिखना अगर जगह मिलेगी तो। ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इसमें। इट स्टार्टेड फ्रॉम द गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एक गुरिल्ला मूवमेंट की तरह हो गया था। द मूवमेंट टुक वॉज इन द फॉर्म ऑफ अ गुरिल्ला वॉरफेयर। ये लोग क्या करते थे, हमला करके जंगल के ही लोग छुप जाते थे। अब ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ ढूंढेगा, इतने घने जंगल में कहाँ ढूंढूं मैं इसको, ये लोग पत्तों के पीछे पेड़ों के पीछे छुप गए हैं। ठीक है, अगर ये भी नहीं याद आया तो राजू के बारे में जरूर लिखना, अलूरी सीताराम राजू। अब जिन्होंने नेशनलिज्म की वीडियो देखी है उनको पता होगा, वो वीडियो के 5 पार्ट्स है। ठीक है, और उसके बाद उन 5 को मर्ज करके एक वन शॉट भी डाला गया है। तो जिसको अगर कोई स्पेसिफिक पार्ट देखना है तो वो कोई स्पेसिफिक पार्ट भी देख सकता है, जिसको वन शॉट देखना है ब्रेक लेकर के तो वो वन शॉट भी देख सकता है, जैसी आपकी भावना, जैसा आपका मन। ठीक है, सो अलूरी सीताराम राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, है ना। He urged everyone to wear khadi and give up drinking. But was he a blind follower of Mahatma Gandhi? No, because Raju believed that Swaraj could be achieved only through violence. राजू का मानना था कि जनाब खरबूजा काटना है तो खंजर उठाना पड़ेगा। राजू was a strong believer of Mahatma Gandhi in the non-cooperation movement. राजू urged everyone to wear khadi, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी यही हो रहा था ना, बॉयकॉट फॉरेन गुड्स वेर बॉयकॉटेड, लिकर शॉप्स वेर पिकेटेड। देखो शराब जो है विदेशों से ही आई है, यहां पे भी मदिरा पान चलता था, लेकिन वो लिकर, अल्कोहल, विस्की का कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ही urged everyone to wear khadi, give up drinking. However, he believed that Swaraj could be achieved only through, यहां फोर्स लिखा है, आप लिख देना only through violence। ठीक है, आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से ट्राइबल्स ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को देखा था। ठीक है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द गुडेम हिल्स, टर्न्ड आउट टू बी अ गुरिल्ला वॉरफेयर या मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिटिशर्स हैड डिनाइड एंट्री इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट। ट्राइबल्स सॉ दिस एज एन अटैक ऑन द बर्थ राइट। दे कुड नॉट बिलीव हाउ कैन समबडी स्टॉप देम फ्रॉम एंटरिंग द बर्थ प्लेस। तो ये सारी चीजें आप लिखोगे। ठीक है, एग्जामिन द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी आपसे पूछा गया है। देखो इसको बेसिकली इस तरीके से याद रखना। देखो पॉलिटिकल पार्टी अगर नहीं होगी, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, कंटेस्ट इलेक्शंस। फंक्शंस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, रोल पूछा गया है यानी कि काम पूछा गया है, यानी कि रोल यानी कि फंक्शंस पूछे गए हैं। किस चीज के, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शंस पूछे गए हैं। पहला फंक्शन क्या है, टू कंटेस्ट इलेक्शंस। दूसरा, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सारे कैंडिडेट्स कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी तो सारे कैंडिडेट्स तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो जाएंगे, तो उस वक्त पॉलिसीज बनाने में दिक्कत होगी। पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग द पॉलिसीज, दे रिक्रूट लीडर्स एंड ट्रेन देम, वगैरह वगैरह वगैरह। भूल जाओ, इतना याद रखना, कंटेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, रोल या फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अगर पूछा जा रहा है, सो पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस, ये उनका काम है, ये सबसे बड़ा काम है। अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं, इफ दे विन, तो क्या होगा, दे फॉर्म द गवर्नमेंट। देखो कितना सिंपल है, फॉर्म द गवर्नमेंट या रन द गवर्नमेंट। अगर वो इलेक्शन हार जाते हैं, सो दे फॉर्म दी ऑपोजिशन। ये सारी चीजें आंसर में लिखी गई है, बुक में पढ़ाऊंगा जब ये चैप्टर थोड़े दिनों में वीडियो आएगी तो आप देखोगे। दे फॉर्म, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ाता हूँ, फॉर्म दी ऑपोजिशन। और गवर्नमेंट का काम क्या है, रन द गवर्नमेंट। ऑपोजिशन का काम है, तो बेसिक सी चीज है, टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट के ऊपर एक चेक रखना, ये उनका काम है। ठीक है, आप समझ रहे हो, यहाँ पे इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इन पॉइंट्स को याद रखना, ये सारी चीजें। और एक चीज आप जरूर याद रखना कि पॉलिटिकल पार्टीज डिसाइड द मिनिस्टर्स। अब मानो कि किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई या किसी में बीजेपी की सरकार बन गई, तो बीजेपी डिसाइड करेगी कि मुझे कौन सा मंत्रालय किसको देना है, पार्टी के लीडर्स डिसाइड करेंगे। तो ये काफी बेसिक पॉइंट्स है। ठीक है, कि पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अगर इसको डिलीट किया जाए, हाँ,
रोल क्या है पॉलिटिकल पार्टी का? पॉलिटिकल पार्टी का एक ही काम है, टू कंटेस्ट इलेक्शन। अब यही पॉइंट देखो, एक मां की तरह दो बेटों को जन्म देता है। अगर जीत गए तो रूलिंग पार्टी बन करके सरकार चलाएंगे, हार गए तो ऑपोजिशन बन करके गवर्नमेंट के रोल को, तो आपके 3 पॉइंट्स यही बन गए, कंटेस्ट इलेक्शन, फॉर्म द रूलिंग पार्टी, रन द गवर्नमेंट, फॉर्म द ऑपोजिशन एंड कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना, शोक के योग्य नहीं, उनमें कोई शोक में नहीं जाना है, शोक के योग्य इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं है कोई क्वेश्चन इनमें शोक के योग्य की शोक में चले जाओ। ठीक है, वही चीजें लिखी है। ठीक है, दे कैन फॉर्म द ऑपोजिशन, मेक पॉलिसीज फॉर द कंट्री। पॉलिसी कौन बनाता है? गवर्नमेंट बनाता है। कौन सी पार्टी बनाएगी? जो गवर्नमेंट रन कर रही होगी, जो सत्ताधारी पार्टी है। ठीक है, ये रिक्रूट लीडर्स, पार्टीज फॉर्म एंड कंटेस्ट इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टी का एक ही काम है, इलेक्शन में खड़ा होने का, एक चुनाव लड़ने का, जीते हारे बात की बात है। ये एक अच्छा पॉइंट है जो मैं भूल गया, पर ये भी ठीक है, क्लेवर पॉइंट है। पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज प्रोवाइड द कॉमन मैन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। दिस इज ब्रिलियंट। अगेन 2 ब्रिलियंट पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? इट कनेक्ट्स, आपकी बुक में इसको इस तरीके से दिया है, यानी कि अगर आपको आराम से बताया जाए तो गांव का एक आम शख्स जो है उसको चीफ मिनिस्टर से कनेक्ट कैसे करता है? पॉलिटिकल पार्टी। मानो सत्ता जो है XYZ पार्टी की है, XYZ पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, तो ये गांव का आम आदमी क्या चीफ मिनिस्टर से मिल सकता है? नहीं, पर इसके गांव में इस XYZ पार्टी का एक छोटा सा दफ्तर होगा, या इसके गांव में इस XYZ पार्टी का एक कार्यकर्ता होगा, है ना? तो ये क्या करेगा? ये अपनी परेशानी जो है इस कार्यकर्ता को बताएगा, ये कार्यकर्ता अपने सुपीरियर को। इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी, दो सी से याद रखना, CC, पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट इलेक्शंस एज वेल एज इट कनेक्ट्स पीपल, कि वो हर एक गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, वो समाज के हर एक वर्ग को एक पार्टी से जोड़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते हो तो आराम से लिख सकते हो। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम। बहुत क्लेवर क्वेश्चन पूछा गया है। डेमोक्रेसीज एबिलिटी to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored, support the statement। आधे लोग को तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। पूछा यहां पे जा रहा है कि डेमोक्रेसी की एबिलिटी की, वो मतलब बेसिकली डेमोक्रेसी जनरेट्स इट्स ओन सपोर्ट, यानी कि डेमोक्रेसी को काफी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी cannot be ignored, the outcome that democracy's ability to generate its own support is itself an outcome that cannot be ignored, support the statement with examples की basically democracy को सब कोई पसंद करता है, ऐसा कोई नहीं है जो डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करता। सो डेमोक्रेसी खुद के लिए सपोर्ट इकट्ठा कर पाती है, ये उसका एक आउटकम है। वो कैसे? वो यहां पे आपको बताया जा रहा है कि डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर, एवरी सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर अकाउंटेबल, लेजिटिमेट एंड ट्रांसपेरेंट। बेसिकली यहां पे आपको पूछा जा रहा है एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, या जिसको एडवांटेजेस वर्ड्स नहीं पसंद है, बुक में कई बार लिखा होता है मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट कैसे गैदर करती है। अरे क्यों ऐसे लोग हैं जो लोकतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है, अरे तानाशाही में क्या परेशानी है? सो डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट इकट्ठा करती है, उसका एक आउटकम है, कैसे हो सकता है? कैसे डेमोक्रेसी करती है? तो डेमोक्रेसी के जितने मेरिट्स है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ गवर्नमेंट वेयर पीपल हैव द राइट टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक्स। की 5 साल पहले गलत सरकार चुनी थी, पर 5 साल बाद मैं वो गलती बदल सकता हूं। सो जितने मेरिट्स है वहां पे, इट गिव्स अ ट्रांसपेरेंट, है ना, इट राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। की सिटीजन जो है, ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है तो सिटीजन को पता है कि कानून किस तरीके से बनते हैं। जैसे आपको पता है आपके देश में पहले एक बिल पास होगा लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके बाद प्रेसिडेंट दस्तखत करेंगे, तब जाके वो जो है कानून उसका बनेगा। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी के मेरिट्स जो हैं, पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर, ये क्या है? ये इज इट अ डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी? इट इज एन एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी। अब सर हमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन को देख करके मेरे को कैसे पता कि यहां पे मेरिट्स या एडवांटेज? देखो सीबीएसई में कुछ क्वेश्चन ना हॉट्स क्वेश्चन होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ये उनमें से एक है। कि मेरे को कैसे पता इस क्वेश्चन में ये मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पूछ रहा है? मेरे से पूछ रहा है डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम। तो बेसिकली आप याद रखना, ये तो ऐसे ही दे दिया है आपको।
डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट, कि डेमोक्रेसी अपने लिए सपोर्ट जो है खुद जनरेट कर लेता है ना, कि काफी लोग जो है खुद डेमोक्रेसी को एक अच्छी सरकार मानते हैं। तो क्यों, तो डेमोक्रेसी की अच्छाइयां क्या क्या है वो आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि किस तरीके से आप इसे समझ पाएंगे। आप बस याद रखना, सपोर्ट द स्टेटमेंट, यानी कि आपको यही स्टेटमेंट सपोर्ट करना है कि डेमोक्रेसी की एबिलिटी अपना खुद का सपोर्ट जनरेट करने के लिए, तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट, इस पॉइंट को पकड़, डेमोक्रेसी को सपोर्ट लोग क्यों करते हैं, तो उसके लिए जितने मेरिट्स आपको याद है डेमोक्रेसी के वो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सोचना पड़ता है थोड़ा, ठीक है। वैसे जिनको नहीं पता, कहीं ना कहीं मैं फंबल हो रहा हूँ थोड़ा मोड़ा, कहीं ना कहीं थोड़ा मैं भी एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ क्योंकि मार्किंग स्कीम में आपके साथ ही देख रहा हूँ, ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ ही देख रहा हूँ। ऑलराइट सर, बहुत पहले निकल गया था, हो सकता है निकल गया, पर मैंने थोड़ा लेट से देखा आपका क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपका वो पॉलिटिकल पार्टीज वाला चैप्टर बनाने में थोड़ा बिजी था। एनीवे माफ कीजिए। देयर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया, ये भी आपके बुक के केस स्टडी की जैसा है। वहां पे साउथ एशिया यानी कि इंडिया की बात हो रही है, उसमें आपका पाकिस्तान चाइना भी आता है, डेमोक्रेसी नहीं है। पाकिस्तान तो ऑन पेपर डेमोक्रेसी है खाली, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक नेशन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर में ही लिखा गया है, वन पार्टी सिस्टम अनडेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम है, क्योंकि वहां और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हर बार एक ही पार्टी सरकार बनाएगी, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। बट एनीवे साउथ एशिया में जापान वगैरह आ जाते हैं, कोरिया, नॉर्थ नहीं, वहां किम जो है साउथ कोरिया है ना, ये सारी डेमोक्रेसी है, वहां पर फेमस क्यों है। यहां पे भी अगेन मेरिट्स पूछे गए हैं। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट, वही और पहला पॉइंट है ना, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, वही। कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया वांट डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर पीपल, अगर यहां पे मेरे से साउथ एशिया की जगह नॉर्थ एशिया पूछा गया होता है ना, तो मैं यही लिखता, कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ एशिया want democratic rights for people, countries from North Asia are democracy loving, कुछ भी फेंको सब सही है, democracy loving countries सब सही है। democracy provides dignity and freedom, democracy accommodates social diversity, एग्जाम्पल लिख देना, साउथ एशिया है तो इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, ये लिखा है पर मत लिखना, ठीक है। ये सारी, चाइना मत लिखना, ठीक है। ये सारी देश जो है ये साउथ एशिया के एग्जाम्पल्स है। जब भी किसी रीजन का जिक्र किया गया है, साउथ एशिया या नॉर्थ एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, किसी रीजन का जिक्र किया गया है, तो उस रीजन के एक दो कंट्रीज का नाम आंसर में लिख दो, एक पॉइंट एक्स्ट्रा बन जाएगा। पर हाँ, उतनी नॉलेज होनी चाहिए इसे नॉर्थ अमेरिका में क्या आता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मेक्सिको, ये सब नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका में वो ये सारी मेसी वेसी, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये सारी टीमें जो है, चिली, ये सब जो है साउथ अमेरिका में आता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, examine the role of information technology in stimulating the 5 mark question in stimulating the process of globalization। IT का क्या काम है, IT हब बनता जा रहा है इंडिया। आपको पता होगा यूएसए में भी अगर आप कॉल करते हो ना यूएस से आपके लैपटॉप की सर्विसिंग के लिए, तो इंडिया में जो कॉल सेंटर्स ऑपरेट होते हैं ना, वहां पे बैंगलोर में कॉल लगता है। सो IT इज द स्टिमुलेटिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन पहले क्या होता है कि ग्लोब जो है वो अपने द्वार खोल देता है, कि ऐसा नहीं है कि पहले पेप्सी जो है, ये पेप्सी बड़ी कमाल की कंपनी है, ठीक है, पेप्सी तो बेचते हैं, लेस भी यही बेचते हैं, कोका कोला तो पूरा सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में जाइंट बन के बैठा है, ठीक है। अब फैंटा ले लो, थम्स अप ले लो, सब कोका कोला का ही है ना, स्प्राइट ले लो। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ये तो मैं अलग कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा था। ग्लोबलाइजेशन यानी कि कंपनीज अलग अलग देशों में जाकर के इन्वेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि ये कोक सिर्फ अमेरिका में ही चलेगा, इंडिया में भी चलता है ना, हर जगह चलता है। So examine the role of information technology in stimulating the process of globalization। Stimulating यानी कि ये अच्छा वर्ड है पर इसका मतलब है सपोर्टिंग, कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इंफॉर्मेशन भी हटा दो, टेक्नोलॉजी, ये एडवांस टेक्नोलॉजी या ये जो मॉडर्नाइजेशन आया है, ये मॉडर्नाइजेशन किस तरीके से हेल्प करता है ग्लोबलाइजेशन को। यानी कि आज एक कंपनी भारत में है, जैसे आज एड्यूहैप लर्निंग मीडिया भारत में, कल को इसे इंडोनेशिया में जाना होगा या फ्रांस में जाना होगा, तो किस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है फॉर अस to become from a national, from a regional company to become an international company। This is what globalization is all about। So ladies and gentlemen, क्या इन पॉइंट्स को भी देखना है? कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बढ़ गई है, टेलीग्राफ, टेलीफोन, जूम लिख देना, कुछ भी लिख दो, है ना। कंप्यूटर्स बढ़ गए हैं, इंटरनेट कनेक्शन बढ़ गए हैं, है ना।
हेल्प्स टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज। ये देखो ये कितना सैटेलाइट कम्युनिकेशन, दोनों पॉइंट्स एक जैसे ही हैं। कंप्यूटर्स हैव नाउ एंटर्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। लेकिन देखो याद रखना यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कही गई है, तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, यानी कि आप कंप्यूटर्स के बारे में बात कर सकते हो, आप इवन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात कर सकते हो, तभी मैंने जूम का जिक्र किया, दैट्स अ पार्ट ऑफ आईटी। तो इन दोनों ने किस तरीके से हेल्प किया है, तो रिमोट एरियाज में कम्युनिकेशन पहुंच गया है विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट एंड ग्रेट सॉफ्टवेयर्स, द कम्युनिकेशन इज मच मोर फ्लुएंट, द कम्युनिकेशन इज मच मोर इजी। जैसी इंग्लिश लिखो, स्मरण रखना, जब मैं तुम्हारा शिक्षक होकर के खुद पॉइंट्स बना सकता हूं तो तुम क्यों नहीं बना सकते? ठीक है, चैंपियन स्टूडेंट वही है जो पॉइंट्स खुद बना सके। इलेक्ट्रॉनिक के कुछ एग्जांपल्स दे दो, ईमेल के, जूम का एग्जांपल दे दो, वॉइस मेल का एग्जांपल दे दो, है ना। साथ ही साथ सैटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत बेसिक, और एक तरीके से इसका कोई आंसर बुक में आपको खास नहीं मिलेगा। इट्स अ वेरी जनरल क्वेश्चन बट एट द सेम टाइम इट्स अ गुड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन क्यों डाले जाते हैं? क्या बुक लवर्स के लिए, बुक वॉर्म्स के लिए? नहीं, ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो ऐसे क्वेश्चन में कुछ तो लिख के आएगा। सीबीएसई का पेपर बनाने का मकसद क्या है? कुछ तो, ज्यादातर क्वेश्चन मीडियम क्वेश्चन होते हैं, कुछ एकदम हाई लेवल वाले क्वेश्चन, वो मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी वाला, वैसे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन थोड़े लो लेवल होते हैं कि यार हर तरीके के बच्चा जो है पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व करे। सो दिस वाज वन ऑफ दोस जनरल क्वेश्चंस। एक्सेस द इंपैक्ट, असेस लिखा है मैंने, एक्सेस पढ़ा, माफ कीजिए। असेस द इंपैक्ट या इलैबोरेट या एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एंड इट्स पीपल। वही चीज है, ज्यादा कंज्यूमर दे दिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया है ना। यानी कि जब विदेशी कंपनियां आती है भारत में तो उससे फायदा क्या होता है? जनाब विदेशी कंपनी आएगी तो ऑप्शन ज्यादा बढ़ गया आपके पास, है ना। हालांकि इसमें मार्केट डोमिनेशन भी होता है, जैसे कोका कोला ही ये अलग अलग नाम से 10 कंपनी खोल दी, पर आप उस कॉन्सेप्ट में मत जाओ। अब बस याद रखो ऑप्शन ज्यादा है आपके पास। कोका कोला नहीं पसंद, पेप्सी पियो, नहीं तो पार्ले की ड्रिंक्स पियो आप, ठीक है, पार्ले कंपनी जो है, मेरे ख्याल से बिस्लरी और फ्रूटी उन्हीं का है। एनीवेज कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यही सारी कुछ चीजें हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने ज्यादा ऑप्शंस दे दिए हैं। सम लोकल कंपनीज दैट सप्लाई रॉ मटेरियल्स टू एमएनसीज हैव आल्सो बेनिफिट। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखोगे, जब विदेशी कंपनियां, तो ज्यादा आपके देश में 4 कंपनियां थी, 10 कंपनी बाहर से आ गई, 10 अलग अलग देशों से 14 कंपनीज हो गई। सो कंपनीज बढ़ गई, रोजगार, अरे समझो ना, समझ रहे हो ना, कंपनीज ज्यादा बढ़ गई तो रोजगार बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो गई, है ना। साथ ही साथ लोगों को लाइवलीहुड मिल गया। दोनों पॉइंट एक दूसरे से रिलेटेड है, पर इंग्लिश अच्छी है तो लिख दो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लाइवलीहुड, रोजगार तो मिल गया, लोगों को जीने की वजह मिल गई, लाइवलीहुड लोगों का बढ़ गया, है ना। सम लार्ज कंपनीज टू एमर्ज एज मल्टी, ये दिस इज अ वेरी क्लेवर पॉइंट अगेन। अब देखो याद रखना, विदेशी कंपनियों से बहुत फायदा भी हुआ, जैसे मारुति सुजुकी, आज ये इंडिया की एक तरीके से सबसे ज्यादा गाड़ियां इन्हीं की बिकती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो मैंने पहले का सर्वे पढ़ा, हो सकता है, बट ये वैगनार आप रोड पे चलोगे ना कहीं पे भी तो मारुति सुजुकी गाड़ियां बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। टोयोटा की भी दिखेगी, hyundai की भी दिखेगी, होंडा, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज रेयरली, ऑडी वॉडी तो भाई बहुत ही लकी हो, लैम्बोर्गिनी, ऑडी, फोक्सवैगन दिख रहा है तो फोक्सवैगन इज अ वेरी गुड कंपनी, ठीक है। पर मारुति सुजुकी गाड़ी बहुत अबंडेंट दिखेगी आपको, है ना। ओला वोला मीम देखे होंगे आपने, मैं तो नहीं देखता, पर मैंने सुना है कि कभी ओला वोला बुक करो तो ज्यादातर ओला उबर तो ज्यादातर वैगनार ही आती है। मारुति सुजुकी की गाड़ियां बहुत ज्यादा अबंडेंट हैं। तो ये कंपनी नहीं बनती अगर सुजुकी एक जापानीज कंपनी बाहर से नहीं आती। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने पार्टनरशिप किया, स्वराज, माजडा, है ना। तो ये बहुत सारे, तो ये टाइप्स नहीं हो पाते, इंडियन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, टाइप्स नहीं हो पाते, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, है ना, और कस्टमर को इतने सारे ऑप्शंस नहीं मिलते, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इससे प्राइस घट गया, है ना। विदेशी प्लेयर्स जब इंडिया में आते हैं तो वो कम दाम में सामान बेचते हैं, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। बहुत सारे ड्रिंक्स जो है कोका कोला ने खरीदे हैं, क्यों? क्योंकि उनके प्राइस सस्ते थे, हम लोग कंपीट नहीं कर पाए इंडियन कंपनीज उनसे, है ना। जब आपके नेशनलिज्म इन इंडिया में मैनचेस्टर से, ब्रिटेन से कपड़े आते थे तो गांधी जी ने खादी पहनने के लिए बोला, पर बहुत महंगा था खादी, इसलिए लोग नहीं पहन पाए। तो ये चीप, यानी कि आप याद रखना, चीपनेस बढ़ जाती है, यानी कि अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है फॉर श्योर, ठीक है। यही स्टिफ कंपटीशन में, बाकी वही है। रीड द गिवन टेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एसेट्स एक तरीके से, जहां पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जहां पे बेसिकली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है और उसके बाद आंसर को देना है। पढ़ो मेरे साथ, याद रखो, जवाब आए ना आए कोई बात नहीं है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कैसे हैं,
इस तरीके, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लो. Why did गांधी जी, आंसर बाद मत पढ़ना. Why did गांधी जी consider non-violence as supreme dharma? मैंने पढ़ाया था अच्छे से, आपको पता होगा. Why was Gandhian Satyagraha taken by the people who believed in his philosophy? Why was Gandhian Satyagraha considered as a novel way to fight injustice? इसी की बात हो रही है. इनकी सत्याग्रह के बारे में क्वेश्चन हमने देख लिए. अब पढ़ते हैं, पढ़ो एक बार. याद रखना, ये जो केस बेस्ड में ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं होते. जैसे कि आपको ऐसा नहीं होगा कि सुधा नाम की लड़की के बारे में कोई पैराग्राफ दिया है और पूछा जा रहा है क्वेश्चन में व्हाट वाज द नेम ऑफ सुधास मदर, तो हाँ सुधास नेम वाज चांदनी लिख दो. ऐसा नहीं होगा. इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, पर यहाँ पे इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस जो है, इंटेलेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. कैसे, आपको अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है, पढ़ो एक बार. इट इज सेड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस दैट इज द इट इज सेड ऑफ passive resistance that is the weapon of the weak, but the power which is the subject of this article can be used only by the strong. मैंने आपको एक आंसर पढ़ाया था ना, why did Gandhiji denied satyagraha as a passive form of resistance? Because Gandhiji believed that it might appear as if nothing is happening, but during a satyagraha the conscience of the oppressed and the conscience of the oppressor are continuously interacting. सत्याग्रह करते वक्त लोगों को लग रहा होगा ये तो चुपचाप चारपाई चौकी बिछा के बैठे हैं, हमला नहीं कर रहे, ये तो धरना दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ एक्टिविटी नहीं है, ये तो एक्टिव नहीं, पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है. बट सत्याग्रह के टाइम इनकी सद्भावना, जिस पे अत्याचार हुआ है और जिसने किया है दिख नहीं रहा है, पर इनकी सद्भावनाओं के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है ना. और गांधी जी का मानना था कि इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज नीडेड. तो वही वो कहते हैं पैसिव रेजिस्टेंस. इंडीड इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी. द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव. सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, क्योंकि यही कहा गया है कि लोग कहते थे कि सत्याग्रह पैसिव फोर्स है, बट गांधी जी हमेशा कहते थे कि इट इज एक्टिव फोर्स. इसलिए वर्स्ट केस सिनेरियो में ये क्वेश्चन भी आया है बोर्ड एग्जाम में, व्हाई डिड गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह एज अ पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. क्यों गांधी जी ने, लोग कहते थे सत्याग्रह पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है, बट गांधी जी बिलीव इट इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. व्हाई? बिकॉज गांधी जी सेड, तुमको लग रहा होगा कुछ नहीं हो रहा ग्राउंड लेवल पे, तो ये तो पैसिव है, कुछ हो नहीं रहा, पर सत्याग्रह में एक्टिविटी है. बिकॉज द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर आर कंटिन्यूसली इंटरैक्टिंग. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक. हाँ, सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स. अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, दुश्मन के ऊपर. अलाइस और एडवर्सरी, ये जो टर्म्स होते हैं. ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन. इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर. सत्याग्रह इज प्योर सोल फोर्स, आत्मा की शक्ति है. ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, की सत्य जो है वो आत्मा सत्य ही है, आत्मा सत्य से ही बनी है. इसी कारण से इसको हम सत्याग्रह करते हैं, कहते हैं. ये जो आत्मा बनी है ये ज्ञान से बनी है ना, और ये प्रेम के प्रकाश में जलती है. नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्ता, अहिंसा परमो धर्म. It is certain that India cannot rival Britain or Europe in force of arms. The British worship the war god and they can all of them become as they are becoming bearers of arms. The hundreds of millions in India can never carry arms. They have made the religion of non-violence their own. पर स्मरण रखना, भारत एक कई बार इस तरीके से ही गुलाम बना, क्योंकि हम हमेशा नीति की बात करते थे. जनाब, सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ. अरे वो ट्रॉय वाले भी यही कहते हैं कि हम 10 साल लड़े, पर इस लेवल का अक्षौणियों में सेना होती थी हमने नहीं देखा. और इसके टैंजिबल एविडेंसेस हैं. पर मानो कि चलो आप महाभारत को सिर्फ कहानी मानते हो, सीख लो कुछ कहानी से. अब वो कहानी आपने सबने पढ़ी होगी. अरे वो कौवा था, वो मटका था, वो आधा पानी से भरा हुआ था, कौवा पूरा जा नहीं पा रहा था, उसने एक एक पत्थर उसमें डाला, धीरे धीरे पानी ऊपर आया, उसने पी के प्यास बुझाई. अब सच में ऐसा कोई कौवा था, सच में कोई ऐसा मटका था, सच में वो पत्थर डाल रहा था, क्या फर्क पड़ता है. वहां हम आर्ग्यू नहीं करते, हम सीख लेते हैं. तो कुछ समय के लिए मान लो चलो महाभारत कहानी है, कुछ भी है, पर सीख क्या है इससे कि जब इतना बड़ा युद्ध हुआ तो सिविलियन कैजुअलिटी नहीं हुई. आमतौर पे जब लड़ाइयाँ होती है तो सेना घुस जाती है अंदर, रात में दिन में कभी भी हमला करती है, मारा जाता है, और तो बहुत चीजें होती हैं युद्ध में. ठीक है, तो यही, पर महाभारत के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ.
जो भी युद्ध होगा कुरुक्षेत्र की सीमा के अंदर होगा, दिन में युद्ध होगा, रात को नहीं। हालांकि वो नियम टूट गए बाद में, पर कोई भी सिविलियन, किसी आम शख्स पे, किसी आम गांव में किसी औरत का, किसी का घर नहीं जलाया गया। कुछ लोगों ने अपने भाई बंधुओं को खोआ, पर किसी को मारा नहीं गया। गांव में आग नहीं लगाई गई, खेत में आग नहीं लगाई गई, गाय बैल भैंस को नहीं मारा गया, है ना। सिविलियन कैजुअलिटी, जो लड़ाई नहीं लड़ रहा, द वन हु इज नॉट ऑन द बैटलफील्ड, उसे नहीं मारा गया। पर ये बाद में ये जो टर्किश और मंगोल्स लोग आए, इनको तो ये तो सिविलाइज्ड ही नहीं थे। तो इन लोगों ने बोला, यहाँ के लोग तो सोचते थे हाँ धर्म के हिसाब से लड़ाई होगी, कुछ नहीं होता था। सो इट इज ऑल्सो सेड दैट यू मस्ट, याद रखना छात्रों, यू मस्ट वर्क अपॉन योर एथिक्स only if the person in front of you is as civilized as you are. आपको अपने धर्म का, अपने आदर्शों का पालन तभी करना चाहिए जब आपको यह विश्वास हो कि सामने वाला भी उतना ही सिविलाइज्ड है जितना मैं हूं। ऐसा नहीं है कि हम बेवकूफ थे, पर इतने ज्यादा इन्वेजन, वेव्स आफ्टर वेव्स, वेव्स आफ्टर वेव्स आए कि हम नहीं समझ पा रहे थे कि ये लड़ना क्यों चाहते हैं। क्योंकि हमारे यहां तो लड़ाई होती थी भाई सही के लिए, गलत के लिए, राज्य के लिए लड़ाई नहीं हुई है। महाभारत, स्मरण रखना, उस सती का जो अपमान हुआ उसके लिए लड़ाई हुई है। सो द बैटल हैज बीन ऑलवेज फॉर राइटियसनेस, द ट्रॉमा, द कंफ्यूजन। विजय कौरवों को दिलाऊं तो कैसे, लहू भाइयों का बहाऊं तो कैसे, जो अब मैं अपने वचन से फिरूंगा, जो अब कर्ण अपने वचन से फिरेगा तो इतिहास उपहास सदियों करेगा, है ना। तो ये सब क्या है, कंफ्यूजन क्यों है इतना। अरे हाँ वचन दे दिया, कोई बात नहीं, अभी लड़ूंगा नहीं। मोरालिटी, राइटियसनेस, दैट्स व्हाट योर वेदांत सेज, है ना। वेदांत भी यही कहता है, ठीक है तुम वही हो, तुम वही हो, कि बेसिकली तुम कौन हो वही तो खोजना है, कि बेसिकली द सर्च इज ऑलवेज फॉर द ट्रूथ, दैट्स व्हाट इवन सत्याग्रह सेज। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाई डिड गांधी जी कंसिडर नॉन वायलेंस एज अ सुप्रीम धर्म। ऊपर से निकाल देना, बिकॉज ही बिलीव्ड कि ट्रुथ जो है इट इज द मटेरियल ऑफ द सोल एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सत्याग्रह। और वो आपके चैप्टर से देखा, इन क्वेश्चंस में पैराग्राफ से आंसर नहीं निकालना होता, कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हो, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हो। तो लिख देना कि गांधी जी बिलीव इफ द कॉज इज ट्रू देन नो अमाउंट ऑफ फिजिकल फोर्स इज नीडेड, इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस then no amount of physical force is needed to fight the oppressor, है ना। It is not the weapon of the weak, ये भी ऊपर लिखा है, it is a weapon which can be tried by all, it is a weapon which can be accessed by all, it is a weapon which can be used by all. How was Gandhi and Satyagraha taken by the people who believed in? गांधी जी के सत्याग्रह को लोगों ने किस तरीके से देखा या किस तरीके से लिया। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन, यानी कि लोगों ने किस तरीके से लिया वो यही करते थे, वो हाथ नहीं उठाते थे। Satyagrahi does not inflict pain, he does not seek destruction. In the use of Satyagraha there is no ill will, ये चीज भी ऊपर लिखी है, ठीक है। तो काफी बेसिक चीज है आप पढ़ के, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आपको सेम तो नहीं आएगा, इससे मिलता जुलता आ सकता है, एकदम अलग आ सकता है। याद रखना इंग्लिश का पैसेज नहीं है ये, इस पैसेज में पैसेज से आंसर निकाल के लिखो, पर कुछ पॉइंट्स खुद से भी लिखने पड़ते हैं, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पूरा केस नहीं बताया जाता, एक सिचुएशन बताई जाती है और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कई बार सिचुएशन का आंसर सिचुएशन में होता है, तो उस केस में पैराग्राफ से निकाल लो आंसर, लेकिन कई बार अलग से भी लिखना पड़ता है। व्हाई वाज गांधी एंड सत्याग्रह कंसिडर्ड एज अ नोवेल वे टू रेजिस्ट? बिकॉज नो, अब यहां पे एक पॉइंट आप बेसिकली लिख सकते हो, बिकॉज नो कैजुअलिटी इज देयर। ऐसे ये बात कहना सही तो नहीं है, बट नो कैजुअलिटी या नो डैमेज इज इन्फ्लिक्टेड, कि हो सकता है सामने वाला मारे, पर सत्याग्रह नोवेल वे, यानी कि सबसे अच्छा या सत्याग्रह बेस्ट वे क्यों है प्रोटेस्ट करने का? क्योंकि इसमें कैजुअलिटी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि सामने वाला लाठी भाला लेकर के आप पर हमला नहीं कर रहा है ना, वो बस चुपचाप बैठा है, रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि आप अपनी बात मान लीजिए, प्रोटेस्ट कर रहा है, अनशन पर बैठा है। सो कैजुअलिटी कम होती है ना। पीपल कुड बी persuaded या पीपल कुड बी इंस्पायर्ड या पीपल कुड बी एनकरेज्ड, जिसकी जैसी इंग्लिश, वो कहते हैं ना, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल पाए, जिसकी जैसी इंग्लिश वैसा ही आंसर लिखा जाए, है ना, वैसा ही होता है, ठीक है। हैड टू बी persuaded to see the truth instead of being forced to accept the truth। कोई भी रेलेवेंट पॉइंट लिख देना, जरूरी थोड़ी है कि इन्हीं तीनों में से कोई लिखना है, कोई भी रेलेवेंट पॉइंट। ऑलराइट, नेशनलिज्म इन इंडिया से लिया गया, पेज 30 से ये, ठीक है, जब एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ाया जाता है आपको।
एक और टेक्स्ट, एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बट द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स। कि कम्युनिकेशन का यूज आज के मॉडर्न टाइम्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि आजकल लोग बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन को यूज कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब क्या ही बताया जाए आपको, है ना। बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट, चलो इसको एक कहानी से जोड़ते हैं। देखो जब हम छोटे थे ना, या मेरी पहली वाली पीढ़ी भी, तो हम ना हमेशा लाइफ में बहुत एक्साइटेड रहते थे कि अब हम दूसरे गांव में भी जाते थे ना, या डिस्ट्रिक्ट में भी, तो नई नई चीजें देखने के लिए मिलेगी, बहुत थोड़ा एक्साइटेड रहते थे। अगर मानो नहीं जा रहे हो घर में, तो जैसे हमारी मम्मी हमको बताती हैं कि मतलब देखो गरीबी की स्थिति तो हर किसी ने देखी है, तो आपकी मम्मी, आप जिस अच्छी लाइफ से जी रहे हो ना, कभी अपने मम्मी पापा से बात करना कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे कैसे दिन देखे, कि गांव में वो कैसे खेल खेलते थे, कैसे वो अगर कभी सब्जी कम होती थी तो कैसे रोटी में तेल और नमक लगाते थे। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होगी, है ना, कि पानी में चीनी घोल करके फिर रोटी से खाना पड़ता था, बहुत चीजें आपने सुनी होगी, ठीक है। या स्कूल कैसे जाते थे, उस समय के मास्टर्स ज्यादा मारते थे या कम मारते थे, तो हमारे लिए हर चीज नहीं होती थी। पर आजकल ज्यादातर लड़कों ने तो उनसे पूछो अंतरिक्ष देखा है, हाँ भाई देखा है, कहाँ, फोन में। मतलब आजकल वो सब कुछ इतना मैसिव इन्फ्लक्स है इंफॉर्मेशन का कि आधी से उनको सब कुछ पहले ही पता होने लगा है। ये ऐसा होता है, हाँ ये वैसा होता है, इसका ये होता है, अमेरिका कैसा है। पहले तो हम अमेरिका सोच के डरते थे, पता नहीं कितना दूर है, कहाँ है ना, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, शहर कैसे हैं, गांव मतलब, और सभ्यताएं कैसी हैं, कुछ नहीं पता था। आजकल विदेशी फिल्मों का चलन इतना चला है, क्या ही बताया जाए, उसको देखकर भी बहुत अंट शंट काम करते हैं लड़के। तो कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स कि आजकल लोगों को सब कुछ पता चलने लगा है। और अगर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो बाय द टाइम यू पास कॉलेज 4-5 लव अफेयर तो आपके हो जाते हैं। तो उस बच्चे ने सब कुछ देख लिया है, तो वो क्या ही करेगा, इसीलिए कहीं ना कहीं सुसाइड रेट्स भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन इज गुड, बट उसको यूज करना, ठीक है। अपनी चाकू से अपने आप को नहीं काटते, सब्जी काटी जाती है, सब्जी ढूंढो कि कहां इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है और उसके हिसाब से काम करो। तो मैसिव इन्फ्लक्स हुआ है, द पेस ऑफ चेंज हैज बीन रैपिड इन मॉडर्न टाइम्स, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज फार इजियर विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द कम्युनिकेटर और रिसीवर। कम्युनिकेटर और रिसीवर को पास होने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इजी हो गया है। पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा आर द मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री। द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दिस इज अ फैक्ट, है ना। भारतीय पोस्ट ऑफिस वो संस्था है जिससे बड़ी संस्था पोस्ट ऑफिस की पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। It handles parcels as well as personal written communications. Cards and envelopes are considered first class mail and are airlifted between stations to facilitate quick delivery of mails in large. Basically, examine the role of the Indian postal network. तो basically यहाँ जो लिखा गया है, ठीक है, वही आपको लिखना है कि सेकेंड क्लास मेल में क्या क्या होता है, वो फर्स्ट क्लास मेल एज वेल एज एनवेलप्स, है ना, बोथ लैंड एंड एयर, जहां जहां कवर होता है वो सब आपसे पूछा गया है इंडियन पोस्टल नेटवर्क के बारे में। और डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन। सीधी सी बात है, मास कम्युनिकेशन यानी कि क्या, मास कम्युनिकेशन यानी कि जो आप टीवी देखते हो या जो आप रेडियो पे देखते हो या जो आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो। पर्सनल कम्युनिकेशन क्या, वो जो आप अपने आइटम के साथ बात कर रहे हो कॉल पे, है ना, कॉल पे जो आप बातें करते हो, या फिर आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, या आप किसी को कॉन्फिडेंशियल ईमेल लिख रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है होती हैं, ठीक है। पर्सनल कम्युनिकेशन हो गया आपका, मास कम्युनिकेशन हो गया। ये बहुत जनरल क्वेश्चन है पर इसका आंसर लिखना आना चाहिए। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। अब देखो, नेशन को कभी भी कोई आइडिया करना होगा, जैसे प्रधानमंत्री जी को कभी भी कोई संवाद करना होता है या देश के नाम संदेश देना होता है या मन की बात करनी होती है, तो पहले क्यों नहीं हो पाता था इतना। 90s में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और थी भी तो हर किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। आजकल हर किसी के पास फोन है, तो सब लोग यूज कर रहे हैं, बुक्स मैगजीन्स आ गए हैं, वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर। और एक बेसिक पॉइंट जनरल लिख दो, कम्युनिकेशन ने देश की कैसे मदद की है, तो लिख दो देश के लोगों की कैसे मदद की है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है ना,
कि लोगों को इन्वेस्टर विदेश से मिल रहे हैं, पैसा विदेश से मिल रहा है, लोग विदेश में कंपनी खोल के वहां से पैसा कमा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी ईस्ट और वेस्ट के बीच में, देश और विदेश के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो इजी हो गया है। तो इसीलिए जब देश के लोगों का भला हो रहा है तो देश का भी भला होगा। तो बहुत जनरल चीजें हैं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में चेक नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, बट आई होप आप समझ गए होंगे। बताया था, अरे हाँ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से चौरी चौरा भी आता है, ठीक है। कांग्रेस सेशन तो आएगा ही, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आ सकता है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? गोरखपुर में है, ठीक है। पर याद रखना, चलो अच्छा है कि यहाँ पे इन्होंने आपको स्टेट का नाम भी दे दिया है, तो अब आपको बस उत्तर प्रदेश है, ठीक है। कौन सा मैप है ये? आउटलाइन पॉलिटिकल, चलो पॉलिटिकल मैप है, बच गए। सॉरी सॉरी, हाँ, एनीवेज या तो ये पॉलिटिकल मैप होता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, स्टेट्स मार्क्ड होते हैं। मेरे को पता है कि ये जो जम्मू, ये अभी जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, एक आउटलाइन मैप होता है जिसमें स्टेट के बॉर्डर नहीं दिखते हैं। तो दुआ कीजिए कि पॉलिटिकल मैप ही है। तो चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। राजा सांसी श्री गुरुदाम जासी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, या तो नोएडा पूछा जाएगा आपसे या आपसे बैंगलोर पूछा जाएगा, ठीक है, दोनों याद रखना। नमरूप थर्मल पावर प्लांट, ये ज्योग्राफी में होगा आपको, ठीक है। आसाम में दिया है तो भाई अब स्टेट भी दिया है तो कर लेना। बस आपका पेपर इतना ही है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा। बेसिकली देखो 14 आपके 13-14 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, दिक्कत की कोई बात नहीं है। 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 2 घंटे का सिर्फ। छोड़ के कोई भी क्वेश्चन मत आना। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सोचे जा रहे हैं क्या लिखे क्या लिखे, भाई उतनी जगह छोड़ दो। या जगह वगह भी मैं तो बोलता हूं मत छोड़ो। 1 से 5 लिखा, 6वां 7वां नहीं आता है, छोड़ दो, 8वें 9वें से स्टार्ट करो। एग्जामिनर में, एग्जामिनेशन में जब पेपर्स चेक होते हैं ना, तो हाथ में एक ऐसी शीट दी जाती है जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, और उस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मैंने दिए वो लिखना पड़ता है। तो इन दी एंड उसको पता होता है कि आप अगर 5वां क्वेश्चन करो, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करो, 5th क्वेश्चन, 1st क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, थोड़ा ऑर्डर मेंटेन करना। पर इतना जगह वगह छोड़ना मत, क्योंकि जगह छोड़ने में कई बार ज्यादा कम हो जाता है, दिक्कत होती है, और पेपर खाली रखना अच्छी बात नहीं है, और खाली छोड़ के पलटो। तो कोशिश करना कि, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कोशिश करना 5 मार्क क्वेश्चन जो आते हैं, जब आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा तो उसमें जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस केस बेस्ड क्वेश्चन के पहले सवाल पढ़ लेना क्या क्या पूछा गया है, तो उससे आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा ये इतना बड़ा पैराग्राफ किस बारे में। तो जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपको रीडिंग टाइम दिया जाएगा उसमें आप बेसिकली क्या करना, उसमें आप पढ़ लेना चीजें, ठीक है, कि वो पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर केस बेस्ड पढ़ लेना। ऐसा भी नहीं कि पूरा रीडिंग टाइम केस बेस्ड में, ऊपर ऊपर से केस बेस्ड पढ़ लो, हाँ। और उसके बाद एक बार पूरा पेपर का ओवरव्यू जरूर लेना। ऐसा गलती मत करना कि शुभम सर ने बोला रीडिंग टाइम में केस बेस्ड बड़े बड़े पैराग्राफ है, मेरा पूरा टाइम उसी में चला गया। तो आप एक काम कीजिए, पहले पूरा पेपर पढ़ लीजिए एक बार। जो और वाले क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस थी, या तो ये करो या तो ये करो, तो इसमें क्या करना, आप जाकर के और में से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, पेंसिल से छोटे छोटे डॉट्स बना लेना है, मन में लिख लेना कि हाँ ये अटेम्प्ट करना, ये अटेम्प्ट करना। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, क्वेश्चन पेपर। उसके बाद केस बेस्ड में टाइम बचे तो केस बेस्ड के क्वेश्चन पढ़ना, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना इसमें। और स्टार्ट करना, कोशिश करना 5 मार्क क्वेश्चन से स्टार्ट करो, उसके बाद 3 मार्क, ताकि आपके मेजर मार्क्स जो है आप पक्के करते चले जाओगे। 5 मार्क्स, 3 मार्क्स, फिर 2 मार्क्स तक आप आओगे, फिर केस बेस्ड क्वेश्चन। तो अपने हिसाब से फ्लो डिसाइड कर लीजिए। एक बार आपकी तैयारी कितनी भी हुई है, पेपर पेंसिल लेकर के आप क्वेश्चन पेपर लिख लीजिए, टाइम की आदत डाल लीजिए। अगर सही नहीं लगता तो कोई बात नहीं, तैयारी पे ध्यान दीजिए। एक बार कोशिश करना टाइम फ्रेम के हिसाब से चीजें हो जाए, और एक स्ट्रैटेजी जरूर बना करके जाना। जिन क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है कि केस बेस्ड 4 बार पढ़ लिया, पैराग्राफ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, जनरल पॉइंट्स भी लिख दोगे तो भी कुछ नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो ज्यादा मार्क्स के पीछे ज्यादा माथापिची मत करना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में। मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। हम जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज का सेशन लेकर के आएंगे। अगर एग्जामिनेशन में कोई आंसर नहीं आता तो शोक मत मनाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं सिर्फ एक ही सच कहूँगा तुमसे कि कलाम जी ने भी यही कहा था कि पीछे मुड़ के देखने पे ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। इस वक्त में टेंशन है, इस वक्त में प्रेशर है, ये इस मोमेंट का मजा है। जैसे एक आम की खटास उसका गुण है, जैसे एक रोलर कोस्टर राइड में वो टेढ़ा मेढ़ा होना, उल्टी उल्टी आना, ये उसका मजा है। वैसे इस स्टूडेंट लाइफ में अभी टेंशन है, अभी स्ट्रेस है, यही इसका मजा है। आम की खटास की तरह खट्टा है, पर ये इसका गुण है, इससे इसका गुण मत छीनना। ये इसका मजा है, बेचैनी रहेगी, इसका मजा लो। और मैं हूं शुभम गुप्ता, आपके समय के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.